अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सब सेट है? और फाइनल अकाउंट के आप लोगों ने असाइनमेंट किए? अगर अब भी नहीं कर रहे तो बेटा आप बहुत पीछे रह जाओगे। आप पेपर ही नहीं दे पाओगे आप टाइम पे। तो ये वीक आप लोगों को पूरा नॉन स्टॉप फाइनल अकाउंट करने में लगाना चाहिए। नॉन स्टॉप फाइनल अकाउंट करो, नॉन स्टॉप। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको सेंड कर दी हैं। मैंने वो एक्सेल की सारी फाइल सेंड कर दी हैं जिसमें सारा फाइनल अकाउंट सॉल्व हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब कुछ बचना नहीं चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो काइंडली इसको अब करें, बिल्कुल रिलीजियसली करें। कोई अब वो आपके पास यानी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। ये बता दें कि आपको वॉइस वगैरह सब क्लियर है, सब एवरीथिंग इज परफेक्ट। अच्छा जी, बेटा आज से हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है टॉपिक का कंसोलिडेशन। समझ लो कि F7 के जो लास्ट 40 मार्क्स होते हैं ना, उस लास्ट 40 में 20 मार्क का या तो कंसोलिडेशन आएगा या फाइनल अकाउंट। कंसोलिडेशन और फाइनल अकाउंट में से एक आएगा आपका, और एक सवाल आएगा रेशियोज का। तो इस तरह की पेयरिंग में आता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कंसोलिडेशन आपका टेस्ट ही ना हो। अगर लास्ट 40 में नहीं आया तो फिर वो कंसोलिडेशन को आपको देगा, शुरू में कहीं देगा, टेस्ट तो करेगा, ओटी केस में पूछ लेगा। और यूं समझ लो कि कंसोलिडेशन के बगैर पेपर नहीं बन सकता, सवाल ही नहीं हो सकता ना। नहीं, ये तो एक ठीक है, ये एक सेपरेट सा एरिया है, समझ लो। इसका इंटरनेशनल आईएएस वगैरह का जो हमने पुराना पढ़ा उससे इतना लिंक नहीं है। कोशिश करके रोज के रोज रिकॉल करते रहो, रोज रिवाइज करें, रोज रिवाइज करें, तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे। कंसोलिडेशन एक अलग लेवल का टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। सही है, तो इसको इसी तरह लेके चलें। अब देखें, कंसोलिडेशन आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक बार F3 में पढ़ा हुआ है, F3 में पढ़ा है। लेकिन मैं यूं चलूंगा कि जैसे F3 में भी नहीं पढ़ा, बहरहाल पढ़ा है। 6 से 7 क्लासेस तो उस टाइम भी आप लोग अटेंड करते थे। F3 की पेपर दिया है पूरा। तो अब पहली चीज तो ये कि याद रखना कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को चलता हुआ खरीदता है असल में, इसको बोलते हैं टेक ओवर। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को चलता हुआ खरीदता है, इसको बोलते हैं टेक ओवर। सवाल ये कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को क्यों चलता हुआ खरीदेगा? बहुत सारी वजूहत हैं। मुझे ग्रो होना है, मुझे ग्रो होना है, तो ये एक एक्सटर्नल ग्रोथ है। ये एक एक्सटर्नल ग्रोथ का जरिया है, ठीक है, कि इसके जरिए मैं और ग्रो हो जाऊंगा। एक ग्रोथ तो ये है, सुनो, कि आज अगर मैं, हमारा इंस्टीट्यूट है, अगर हम एसी से पढ़ा रहे हैं तो हम आप आईसीडब्ल्यू भी पढ़ाएं, हम एसी से पढ़ा रहे हैं तो सीए भी पढ़ाएं, हम ओ लेवल्स भी पढ़ाएं, नहीं हम इंटरनली अपने आप को प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो ये इंटरनल ग्रोथ है। और एक ये कि एक्सटर्नल ग्रोथ, कि हमने क्या करा, हमने एक चलती हुई कंपनी एक्वायर कर ली, हमने एक ओ लेवल्स का स्कूल एक्वायर कर लिया, ओ लेवल्स का चलता हुआ स्कूल खरीद लिया। ठीक है, तो एक वजह ये भी है टेक ओवर की। दूसरी वजह क्या है, आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो। मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट इस वक्त एजुकेशन में चाहते हैं कि हम लोग फूड में भी आए, हम चाहते हैं हम मॉल्स में भी आए, हम चाहते हैं हम कंस्ट्रक्शन में आए। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी होती है। सही, ओके। अच्छा, टेक ओवर का मकसद सिनर्जीज क्रिएट करना भी होता है। सिनर्जीज, जैसे मैं ट्यूबलाइट बनाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जिस कंपनी से मैं ग्लास खरीद रहा हूँ, यानी जो मेरा सप्लायर है, मैं उस सप्लायर को ही टेक ओवर कर लूँ, ताकि ग्लास जो मुझे बेचता है वो कंपनी भी मेरी हो जाए। तो सिनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं। और सिनर्जीज वाकई क्रिएट होती हैं कई बार जब ग्रुप, यानी जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को टेक ओवर कर लेती है, तो जहां 3-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे थे वहां 2 लोग ही काम कर लेते हैं। सही है, तो इस तरह की बहुत सारी सिनर्जीज होती हैं, कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट सेविंग्स, इस तरह की बहुत सारी हो रही होती है। राइट, ओके। तो ये सारे मकासद हैं कंसोर्ट टेक ओवर के। एक और मकसद भी होता है कि टेक ओवर के जरिए आप फॉरेन कंट्री में भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्या मतलब? मेरे प्यारे बच्चों, लेटेस्ट से सुनना, मैं पाकिस्तान में हूँ, अब मैं चाहता हूँ मैं अपना काम अमेरिका में या यूके में शुरू करूँ। तो एक तरीका तो ये कि मैं अमेरिका में जाके जीरो से एक कंपनी स्टार्ट करूँ। अमेरिका में जाऊं और जीरो से एक कंपनी स्टार्ट करूं, सिफर से एक कंपनी स्टार्ट करूं। ओके, राइट, सिफर से एक कंपनी स्टार्ट करूं। राइट, तो मुझे तो कोई जानता भी नहीं होगा, मुझे कितना मुश्किल होगा अमेरिका में काम करने का।
तो एक तरीका ये है कि मैं अमेरिका की कोई चलती हुई कंपनी को एक्वायर करूँ, अमेरिका में एक बिजनेस चलता है उसको मैं एक्वायर कर लूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं यूएस में इंट्रोड्यूस हो जाऊंगा, यूके में इंट्रोड्यूस हो जाऊंगा। तो ये भी कंसोलिडेशन का एक मकसद है, ठीक है। तो अब जरा जहन में रखना कि एक इदारा दूसरे इदारे को टेक ओवर करता है, ये सारे रीजन की वजह से। मैंने बहुत बेसिक बात कर दी है, बेसिक लेवल की बात की है। अब एक्विजिशन होती कैसे, इधर देखो। अगर पेरेंट कंपनी चाहती है कि इस कंपनी को टेक ओवर करे, तो वो नॉर्मली होती है थ्रू ऑर्डिनरी। किसी इदारे की मलकियत चाहिए तो मलकियत ऑर्डिनरी शेयर्स में होती है। अगर आपको किसी इदारे की मलकियत चाहिए तो मलकियत कौन से शेयर्स में होती है, ऑर्डिनरी शेयर्स में होती है, सही है। तो अब इस कंपनी ने एस कंपनी के 70% शेयर एक्वायर कर लिए। 70% का मतलब 50% प्लस। तो बेटा सीधी सी बात है, अगर मैंने किसी इदारे के 50% शेयर प्लस शेयर एक्वायर कर लिए, तो अब मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। अब मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। ओके राइट। तो अब मैं ही राजा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, अब कोई मेरे सामने नहीं रोक सकता। ओके, अब बात सुने। तो ऐसी सूरत हाल में मैं बोलूंगा कि पेरेंट कंपनी के पास एस कंपनी का कंट्रोल आ गया। पेरेंट कंपनी के पास एस कंपनी का क्या आ गया, कंट्रोल आ गया। तो जिसके पास कंट्रोल आ गया उसको बोलते हैं पेरेंट, जिसके पास कंट्रोल आ गया उसको बोलते हैं पेरेंट, जिसको कंट्रोल कर लिया गया उसको बोलते हैं सब्सिडरी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज, सही है। हमारे मुल्क में भी और दुनिया भर में भी ग्रुप ऑफ कंपनीज के फॉर्म में काम होता है। दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज, लकी ग्रुप ऑफ कंपनीज, गंदारा निशान ग्रुप ऑफ कंपनीज, हाँ ऐसी बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज है। लेक्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज, फलाना ग्रुप ऑफ कंपनीज, हुसैन ग्रुप ऑफ कंपनीज, पता नहीं कितनी ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे यहाँ है, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि एक एक पेरेंट के नीचे पता नहीं कितनी कितनी सब्सिडरीज होती हैं। दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है। तो यहाँ नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं। नॉर्मली कंट्रोल कम्स विद 50% प्लस शेयर्स। ओके, पी कंपनी बाइज, ये डायलॉग याद रखना, रनिंग बिजनेस ऑफ एस कंपनी, रनिंग बिजनेस ऑफ एस कंपनी, दैट्स व्हाई पे गुडविल, दैट्स व्हाई पे गुडविल। ये एक डायलॉग है, अभी भी बता देता हूँ और आगे थोड़ी देर बाद भी इसको बहुत तफसील से ही बताऊंगा कि भाई जब आप किसी इदारे को चलता हुआ खरीद रहे हो, बंद बिजनेस नहीं खरीद रहे, चलता हुआ, तो विद कस्टमर्स खरीद रहे हो, तो आपको पहले दिन से कस्टमर्स मिलेंगे। तो आप उस इदारे ने जो इतने साल काम किया है, तो और उस इदारे ने गुडविल भी तो क्रिएट की होगी, तो आप उसको गुडविल भी पे करते हो, आप उसे गुडविल भी पे करते हो, आप उसे गुडविल भी पे करते हो। ओके राइट, ये फलसफा याद रखना। अच्छा, एक और डायलॉग सुनो। व्हेन वन कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी, जब दूसरे बिजनेस को चलता, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को चलता हुआ खरीदता है, तो मलकियत खरीदता है ना, तो ओनरशिप का मतलब उसकी इक्विटी खरीदता है, उसके नेट एसेट्स खरीदता है। तो इट एक्वायर्स नेट एसेट्स ऑफ अदर कंपनी, याद रखना। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब एक इदारा दूसरे इदारे को चलता हुआ खरीदता है, तो वो उसके नेट एसेट्स को खरीदता है, वो उसके नेट एसेट्स, क्योंकि ओनरशिप हमेशा इक्विटी के अंदर होती है। ओनरशिप हमेशा इक्विटी, मालिकों की जो चीज होती है वो इक्विटी होती है, राइट। ओके, तो ये बेसिक बातें याद रखना। अब आखिरी बात, अब ये है एक बहुत ही बेसिक बात जो आपने F3 में भी पढ़ी है। whenever we do group accounting, we treat complete group as a single entity। मैं आगे एक वर्ड लिख रहा हूं, जिसमें वाहिद। जब हम ग्रुप अकाउंट, अब हम एक सिंगल कंपनी के अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं, अब हम एक सिंगल कंपनी के अकाउंट्स नहीं बना रहे, बल्कि हम पूरे ग्रुप के अकाउंट्स बना रहे हैं। अब हम एक सिंगल कंपनी के अकाउंट्स नहीं बना रहे, बल्कि पूरे ग्रुप। तो हर वक्त हमारे जहन में पूरा ग्रुप होगा, हर वक्त मेरे प्यारे बच्चों हमारे जहन में क्या होगा, पूरा ग्रुप होगा, हर वक्त हमारे जहन में पूरा ग्रुप होगा, हर वक्त हमारे जहन में पूरा ग्रुप होगा। यानी ये इस पूरे ग्रुप को, ये देखो ये सर्कल, इसको एक जिसमें वाहिद ट्रीट करेंगे, हम इसको जिसमें वाहिद ट्रीट करेंगे ग्रुप अकाउंट्स पढ़ते वक्त। बच्चे ने कहा इसके पीछे कोई लॉजिक है? हाँ, इसकी लॉजिक है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसकी लॉजिक है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जवाब देता हूँ बेटा, जिस तरह पेरेंट कंपनी के ऑर्डर्स खुद पे चल रहे हैं, जिस तरह पेरेंट कंपनी के ऑर्डर्स खुद पे चल रहे हैं, उसी तरह उसके ऑर्डर्स एस कंपनी में भी चल रहे हैं। जिस तरह पेरेंट कंपनी के ऑर्डर्स अपने आप पे चल रहे हैं, उसी तरह उसके ऑर्डर्स किस पे चल रहे हैं, सब्सिडरी पे भी चल रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों इदारे एक सिंगल कंट्रोल में, दोनों इदारे एक सिंगल कंट्रोल में। इसी वजह से इस पूरे ग्रुप को एक जिसमें वाहिद ट्रीट करते हैं, इसी वजह से इस पूरे ग्रुप को एक जिसमें वाहिद ट्रीट करते हैं। याद रखना, ये बात कभी नहीं भूलना, इस पूरे ग्रुप को एक जिसमें वाहिद ट्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बहुत ही छोटा समझ रहा हूं, तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहा हूं, ठीक है, यानी स्क्रैच से चल रहा हूं। जो मैं F3 की एग्जांपल कर रहा था, वो एग्जांपल मैं पहले करा रहा हूं, एक बहुत ही बच्चों वाली एग्जांपल। तो मैंने कुछ एक हल्का सा एक थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन दिया है। अब देखें, आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों दो इदारों की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नजर आ रही होगी। आपके सामने
दो इदारों की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नजर आ रही है। बच्चों बेबी काम करा रहा हूं अभी, बेबी बेबी। चलो देखो यहाँ बेटा, एक है पेरेंट कंपनी आपके सामने और दूसरी है, डियर स्टूडेंट आपके पास दूसरी कंपनी कौन सी है? दूसरी कंपनी है आपके पास सब्सिडरी कंपनी। दूसरी कंपनी है आपके पास सब्सिडरी कंपनी। दूसरी कंपनी कौन सी? सब्सिडरी कंपनी। सही है। जरा आप आंखें खोलो और पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे देखो क्या लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी कितने शेयर्स हैं? 5000 शेयर्स। बेटा पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के 5000 शेयर्स खरीदे। पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के 5000 शेयर्स खरीदे। आंखें खुली, आंखें खोलो प्लीज। जरा अब एस कंपनी की इक्विटी साइड पे देखो। एस कंपनी की इक्विटी साइड पे ओएससी का मतलब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है? 5000 और फेस वैल्यू $1 है। इसका मतलब एस कंपनी ने आज तक 5000 शेयर इश्यू किए। इसका मतलब एस कंपनी ने आज तक 5000 शेयर इशू किए हैं और वो सारे के सारे पेरेंट कंपनी ने खरीद लिए। देख लो ना, पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के 5000 शेयर खरीदे हुए और एस कंपनी ने आज तक इशू ही 5000 किए। एस कंपनी ने आज तक इशू ही 5000 किए हैं। तो इसको बोलते हैं 100% होल्डिंग। इसको बोलते हैं 100% होल्डिंग। मैं अपनी देसी जबान में बोलता हूँ 100% होल्डिंग का मतलब हम ही हम। मैं अपनी देसी जबान में बोलता हूँ 100% होल्डिंग का मतलब हम ही हम ही हम। 100% होल्डिंग का मतलब हम ही हम, यानी अभी कोई बाहर वाले नहीं है। सही है, ठीक है। अब सेकंड बात, तवज्जो सुनना। जब हम कंसोलिडेशन कर रहे होते हैं तो मैंने पहली बात की थी कि वी ट्रीट द होल यूनिट, होल ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी, एज अ जिस्म वाहिद। वी ट्रीट द होल ग्रुप एज अ जिस्म वाहिद। याद है? हाँ। अब सुने, यहाँ इधर देखें बेटा, आप मेरी वीडियो में देखें, अगर गौर करें तो अगर मेरे यहाँ एक लेटर से इस वक्त टी शर्ट में वॉलेट तो है नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, आप ये सोचे मेरी टी शर्ट में एक पॉकेट बना हुआ है, मेरी टी शर्ट में एक पॉकेट बना हुआ है, तो मैंने अपने इस पॉकेट से 10 रुपए निकाले और मैंने अपने जीन्स वाले पॉकेट को 10 रुपए का लोन दे दिया। इस पॉकेट से 10 रुपए निकाल के इस वाले पॉकेट को 10 रुपए का लोन दे दिया। जरा सोचें एक मिनट, वीडियो में देखें। तो मेरे इस पॉकेट के लिए रिसीवेबल होगा और इस पॉकेट के लिए पेएबल होगा। इंडिविजुअली इसके लिए रिसीवेबल और इसके लिए पेएबल। लेकिन अगर पूरी बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पूरी बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये ट्रांजैक्शन कोई ट्रांजैक्शन नहीं, अंदर ही अंदर का है। तो जब बॉडी के अकाउंट्स बन रहे होंगे तो ऐसे रिसीवेबल पेएबल नॉक ऑफ हो जाएंगे। जब बॉडी के अकाउंट्स बन रहे होंगे तो ऐसे रिसीवेबल पेएबल नॉक ऑफ हो जाएंगे। तो ये तुमने F3 में भी पढ़ा था कि जब हम ग्रुप अकाउंट्स बन रहे होते हैं तो आपस के, यानी अगर पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को कोई लोन दिया हुआ होगा या एस कंपनी ने पी कंपनी को कोई लोन दिया हुआ होगा तो इंडिविजुअली रिसीवेबल और पेएबल होंगे। पी के लिए रिसीवेबल और एस के लिए पेएबल, या एस के लिए रिसीवेबल और पी के लिए पेएबल। लेकिन ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रुप के नुक्ताए नजर से, ग्रुप के नुक्ताए नजर से ये कोई रिसीवेबल पेएबल नहीं होंगे। इनको एलिमिनेट कर देना, इनको एलिमिनेट कर देना, कैंसिल आउट कर देना। सही है। और इन्हीं, कान खोलो कान खोलो, इन्हीं कैंसिलेशंस में एक मशहूर जमाना कैंसिलेशन होती है जो आप लोग F3 में भी करते थे। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो प्यारो। पेरेंट कंपनी की एसेट साइड की इन्वेस्टमेंट और एस कंपनी का ये इक्विटी का पैकेट कैंसिल कर देना। पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट और एस कंपनी का ये शेयर कैपिटल यानी इक्विटी कैंसिल कर देना। बच्चे ने कहा ये क्यों की? बेटा अगर और करो तो ये जो शेयर कैपिटल होता है ना, बचपन में आपने पढ़ा, ये एक स्पेशल टाइप की लाइबिलिटी होती है। शेयर कैपिटल भी प्यारे बच्चों एक स्पेशल टाइप की क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो एक पार्टी के लिए लाइबिलिटी है, पेरेंट एस कंपनी के लिए लाइबिलिटी और पेरेंट कंपनी के लिए वो इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल है। तो ये आपस का रिसीवेबल पेएबल सबसे पहले नॉक ऑफ हो जाएगा। आपस का रिसीवेबल पेएबल सबसे पहले नॉक ऑफ हो जाएगा। सही है। अभी इस नॉक ऑफ की मैं एक बहुत जबरदस्त लॉजिक दूंगा, वो तो लेवल की लॉजिक है, वो लेवल है, लेवल वाली लॉजिक है, वो देता हूं थोड़ी देर में, ठहर जाओ। सुनना आप, जरा देखें आप। अब क्या है, ये तो आपने नॉक ऑफ कर दी, ठीक है। जाके आपने डिक्शनरी निकाली और डिक्शनरी में जाके लिखा कंसोलिडेशन मींस। इधर देखें, तो कंसोलिडेशन मींस होता है एडिंग टुगेदर। कंसोलिडेशन का टुगेदर, दोनों इदारों को सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक एडिंग टुगेदर कर दो। दोनों इदारों को सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक एडिंग टुगेदर कर दो। पांव के नाखूनों तक एडिंग टुगेदर कर दो। बस चलो मैं करता हूँ, आइए बिस्मिल्लाह करता हूँ। बताओ, सिर्फ स्टोरी देखो यहाँ। पेरेंट कंपनी के पास नॉन कर एनसीए का मतलब नॉन करंट एसेट 10,000 है और उसके पास कितने 10, पेरेंट के पास 10 है, उसके पास 10 है। इधर देखो, हेडिंग दी है कंसोलिडेटेड एसओएफपी, एसेट साइड लिखी, यहाँ देखें एनसीए 10 + 10 कितना हुआ? 20,000।
अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो नॉक ऑफ हो गई है। अब बताएं, इसके करंट एसेट 5 है और उसके भी करंट एसेट 5 है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? ठीक है, 30,000 आ गए, पक्का? सही। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, इक्विटी साइड में शेयर कैपिटल पेरेंट कंपनी का काट नहीं देना भाई। पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल नॉक ऑफ नहीं होगा, वो तो उन्होंने मार्केट से बाहर जेन्युइन लोगों से इशू करवाया है। एस कंपनी का कट गया है, तो पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल आ जाएगा कितना? 10,000। और अब देखें लाइबिलिटीज, इसकी 10 है और इसकी 10, 10 और 10, लो भाई आपकी पहली पहली एसओएफपी बैलेंस हो गई। लीजिए जनाब, आपकी पहली एसओएफपी बैलेंस हो गई, आपकी पहली एसओएफपी बैलेंस हो गई, आपकी पहली एसओएफपी बैलेंस हो गई, आपकी पहली एसओएफपी बैलेंस हो गई। हाँ जी जनाब। बात समझ गए? बात समझ गए बेटा? हाँ जी, बाकी लोग समझ गए ये बात? बोलो भाई एक मैसेज। अच्छा भाई, जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं क्लास वो मैसेज करें बार बार, जब मैं बोलूं बात समझ गए तो मुझे मैसेज चाहिए होगा। चलो सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनो, यहाँ देखें, यहाँ देखें, सामने देखें, इधर देखना। एक मैं ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा लॉजिक देता हूँ, सीखोगे कुछ। लॉजिक देता हूँ। बच्चे ने कहा वो आपने जो कैंसिलेशन की थी उसकी कोई अच्छी लॉजिक दें। अच्छी लॉजिक देता हूँ, चलो बेटा। जब से दुनिया बनी है ना, तो दुनिया, जब से दुनिया बनी है यही हो रहा है जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको, बिल्कुल सही बात। मेरी बुक्स में आज 1 करोड़ रुपए का रिसीवल नजर आ रहा था। मेरी बुक्स में आज 1 करोड़ रुपए का रिसीवल नजर आ रहा था। ऑडिटर मेरे पास आया, मुझे बोला मुस्तफा भाई साबित करो यार ये 1 करोड़ का रिसीवल सही है, साबित करो ये 1 करोड़ का रिसीवल सही है। तो मैंने कहा मैं सच्चा आदमी हूं। तो उसने बोला आपके सच्चे होने से कुछ नहीं होता, साबित करो। मैंने कहा देखो, ये जो 1 करोड़ का रिसीवल है ना, मुझे फलां बंदे से रिसीव करना है। ये 1 करोड़ रुपए का रिसीवल मुझे फलां पार्टी से रिसीव करना है। तो जब मेरी बुक्स में रिसीवल है तो उस पार्टी की बुक्स में पेएबल होगा। तो आप उसको कॉल करो और उससे पूछ लो कि उसकी बुक्स में पेएबल है या नहीं। उसने कॉल किया ऑडिटर ने और पूछा, तो वाकई उसकी बुक्स में पेएबल था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब से दुनिया बनी है यही दस्तूर है कि अगर मेरी बुक्स में रिसीवेबल है तो उस रिसीवेबल का पेएबल किसी और की बुक्स में होगा। उस रिसीवेबल का पेएबल हमेशा किसी और की बुक्स में होगा। यही दुनिया का दस्तूर है यार, बचपन से तुम अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, यही है और कुछ नहीं है, यही है पक्का। अगर रिसीवेबल मेरी बुक्स में तो उसका पेएबल कहीं और होगा, फॉर श्योर। हाँ पक्का। अब जरा दिमाग को इधर हाजिर करो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारी ओरिजिनल दोनों दोनों बैलेंस शीट। समझ लो ये इन्वेस्टमेंट एक रिसीवेबल है और ये शेयर कैपिटल एक पेएबल है। जो आपने कैंसिल किया है, जो आपने कैंसिल किया है वो एक के पार्टी का रिसीवेबल है और दूसरी का पेएबल है। हाँ, अगर मैं ये कैंसिल नहीं करता, मैंने तो कर दिया ना, मैंने तो कैंसिल कर दिया। अगर मैं ये कैंसिल नहीं करता, अगर मैं ये कैंसिल नहीं करता, तवज्जो, अगर मैं ये कैंसिल नहीं करता तो एडिंग टुगेदर में करता ना, तो ये वाली इन्वेस्टमेंट, ये वाला रिसीवर ऊपर ऐड हो जाता और ये नीचे पेबल ऐड हो जाता। भैया इस बार तो मैंने कैंसिल कर दिया। अगर मैं ये कैंसिल नहीं करता तो ये रिसीवेबल ऊपर ऐड हो जाता और नीचे पेबल में आ जाता। हाँ, तो इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऊपर एक 5,000 का रिसीवेबल होता और नीचे एक 5,000 का पेबल होता। तो ऑडिटर मेरे पास चल के आता, ऑडिटर मेरे पास चल के आता, मुझे बोलता मुस्तफा भाई
ये बताओ, ये जो ऊपर रिसीवेबल है जरा फोन नंबर दो, इसका पेएबल जरा मैं वेरीफाई करता हूँ। ये जो तुमने ऊपर रिसीवेबल लिखा है, मुझे फोन नंबर दो, मैं पेएबल वेरीफाई वो करता हूँ। तो मैं उसको बोलता बेवकूफ, फोन नंबर की इस बार जरूरत नहीं है, इस बार फोन नंबर की जरूरत नहीं है, ये देख नीचे, ये रहा, ये रहा, ये रहा नीचे, ये रहा नीचे पेएबल। तो ऑडिटर वहीं बेहोश हो जाता। वो बोलता तुम्हारा दिमाग खराब है कि तुम कैसे पागल हो कि तुमने अपनी बुक्स में ऊपर रिसीवेबल बुक किया और उसी रिसीवेबल का पेएबल नीचे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर रिसीवेबल मेरी बुक्स में है तो पेएबल किसी और की बुक्स में होना चाहिए ना, उसी का यार। तो अगर मैं ये कैंसिल ना करूं ना, तो पहली बार दुनिया में क्या होगा बताऊं, एक ऐसी बुक्स बनेंगी कि जिसमें एक रिसीवेबल का पेएबल भी उसी के नीचे सामने होगा। यानी ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, एक मिनट, कि मैं पूरा दिन अपने आप को ही लोन देता रहता हूँ, एक बंदा अपने आप को लोन देता रहता है, ऊपर रिसीवेबल नीचे पेएबल, ऊपर रिसीवेबल नीचे पेएबल। ये कोई हरकत है यार? तो दिस एलिमिनेशन इज फर्ज, दिस एलिमिनेशन इज फर्ज, दिस एलिमिनेशन इज फर्ज। अगर कोई एलिमिनेशन नहीं भी करेगा ना, तो याद रखना बैलेंस शीट तो आपकी बैलेंस हो जाएगी, लेकिन मार्क्स कटेंगे। आप इस एलिमिनेशन नहीं भी करोगे तो भी बैलेंस शीट बैलेंस होगी, लेकिन मार्क्स कटेंगे, लेकिन मार्क्स कटेंगे। ओके, ओके, डन। इसका मतलब हमने अभी तक सिर्फ दो काम किए, दो काम, ओनली टू थिंग्स। नंबर वन, हमने कैंसिलेशन करेंगे और एडिंग टुगेदर, बस ये सिखाया, कैंसिलेशन और एडिंग टुगेदर। आपस की जो भी चीजें होंगी वो कैंसिल आउट होंगी और एडिंग टुगेदर, बस इतना ही काम किया। सही है? हाँ, इतना ही काम किया और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, मुझे एक मैसेज करना है जरा इंपॉर्टेंट। 1 मिनट से ज्यादा का नहीं ले रहा, पहले बोल रहा हूँ। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं जरा एडवांस लेवल पे थोड़ा सा जाना शुरू करूंगा, हल्का सा आगे बढ़ूंगा। बिस्मिल्लाह। अब देखें, इस वक्त जो दुनिया में कंसोलिडेशन हो रही है ना, अब मैं F3 से जरा आगे जाऊंगा, तो उसके दो मेथड्स हैं, उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। कंसोलिडेशन के इस वक्त दो तरीके हैं। पहला मेथड है प्रोपोर्शनेट मेथड। पहले मेथड का नाम है प्रोपोर्शनेट मेथड। ओके,
अच्छा, हम लोग जब भी कंसोलिडेशन करते हैं, जब आपने F3 में भी करी है, 7 क्लासेस 6-7 क्लासेस सबने अटेंड की हैं, तो उसमें एक टाइमलाइन टीचर बनाता था। देखो, जैसे ही आप कंसोलिडेशन करते हो तो एक टाइमलाइन बनाते हो। आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये है वो टाइमलाइन। देखो इधर देखो, ये टाइमलाइन है। मैंने यहाँ लिखा 1 जनवरी 016, ये लिखा मैंने 31 दिसंबर लेटर से 17, एक लिख दिया, ठीक है। इधर एक डब्बा बनाते थे हम, सॉरी, एक पैकेट हम बनाते थे, उस पे लिखते थे हम एक्विजिशन एक्विजिशन डेट एक्विजिशन डेट नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी, ठीक है। फिर एक और डब्बा हम बनाते थे, उस पे हम लिखते थे रिपोर्टिंग डेट नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी, ठीक है। एक्विजिशन डेट नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी एंड रिपोर्टिंग डेट नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी। अब बताओ, पहली बात है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्विजिशन डेट? एक्विजिशन डेट वो दिन होता है, एक्विजिशन डेट वो दिन होता है जिस दिन पेरेंट कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर करती है। एक्विजिशन डेट वो डेट होता है जिस दिन पेरेंट कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर करती है। तो उस दिन एस कंपनी के जो भी नेट एसेट्स होंगे, एक मिनट, अजान हो रही है, मैं खामोश हूं, अजान हो रही है। अजान हो रही है, इसलिए मैं खामोश हूँ। अजान का ब्रेक है, एक मिनट।
ओके बेटा, अब देखो कंसोलिडेशन के आमाल में से, कंसोलिडेशन के जो आमाल है ना, उसमें से पहला अमल क्या है कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स के पैकेट बनाएंगे। जिस दिन पेरेंट कंपनी ने इस कंपनी को टेक ओवर करती है उस दिन को बोलते हैं एक्विजिशन डेट। तो आप एक्विजिशन डेट का नेट एसेट का पैकेट बना देना। और एक रिपोर्टिंग डेट का मतलब जिस दिन आपको बैलेंस शीट बनानी हो, जिस दिन एसओएफपी बनानी हो, उस दिन के नेट एसेट का पैकेट बनाना। सही है, आंखें खुली रखो, खोलो। अब देखो, एस कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल टेक ओवर वाले दिन 10,000 है, शेयर प्रीमियम 5,000 है और रिटेन अर्निंग है 10,000। सही है, ये नजर आ रहा है। अब देखो बाद में क्या हो रहा है, शेयर कैपिटल वही है, देखो बाद में भी प्रीमियम वही है। अब अपने कोर्स का स्कोप सुनो, कान खोल के अपने कोर्स का स्कोप सुनो। हमारे कोर्स का स्कोप ये है कि एक बार पी कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। हमारे कोर्स का डियर स्टूडेंट स्कोप ये है कि एक बार अगर पी कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो आज के बाद एस कंपनी नए शेयर इशू नहीं करेगी। ठीक है, एक बार पी कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो आज के बाद एस कंपनी नए शेयर इशू नहीं करेगी। तर्जुमा करूं इसका? इसका तर्जुमा ये हुआ कि जो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम यहाँ होगा ना, वही बाद में होगा। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम चेंज नहीं होगा। हमारे कोर्स में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, हमने एक चलता हुआ बिजनेस खरीदा है तो वो कमा तो रहा है ना। हमने एक चलता हुआ बिजनेस खरीदा है तो वो कमा तो रहा है ना बेटा। हाँ, तो रिटेन अर्निंग चेंज होगी। देखो बिल्कुल होगी, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। तो बताओ, एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग 10,000 है और बाद में कितनी हो गई है? 30,000। ठीक है, तो अब जो बाद में एडिशनल रिटेन अर्निंग जनरेट हुई है उसको हम बोलते हैं पोस्ट रिटेन अर्निंग। क्या बोलते हैं? पोस्ट रिटेन अर्निंग। अब देखो तुम लोग किस तरह करोगे, एक्विजिशन डेट पे ही जो पूरा नेट एसेट का पैकेट है ना, इसको एडजस्ट कर लेना, ऐड करना, पूरे नेट एसेट के पैकेट को ऐड करना। 10 और 5 कितना होता है? 25। ये लिखा 25। ठीक है, और ये रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट के पैकेट को भी ऐड कर लेना, ये है मेरे ख्याल से 45। बेटा इन दोनों का जो फर्क होगा ना, उसको बोलेंगे एस कंपनीज पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलेंगे भाई? एस कंपनी पोस्ट रिटेन अर्निंग, और वो है इस सवाल में 20,000। तो बेटा देखें, ये 2-3 नाम ध्यान में रखें। एक चीज होती है एक्विजिशन डेट के नेट एसेट्स, एक चीज होती है एक्विजिशन डेट नेट एसेट जो कि हमारे पास 25,000 है। दूसरी चीज क्या है? रिपोर्टिंग डेट नेट एसेट जो कि है 45,000 यानी क्लोजिंग नेट एसेट। और इन दोनों का जो फर्क है वो है एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग। ठीक है, ओके पक्का। अब अगली डायलॉग सुनो। मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई इदारा दूसरे इदारे को चलता हुआ खरीदता है तो वो उसके नेट एसेट्स खरीदता है। याद है, ये तो बोला था ना, इक्विटी खरीदता है। और मैंने साथ एक और बात बोली थी, जब भी आप किसी चलते हुए बिजनेस को खरीद रहे हो तो आप उसको गुडविल भी तो पे करोगे, उसके नाम की कीमत भी तो दोगे। आपको पहले दिन से कस्टमर मिलेंगे, चलता हुआ बिजनेस खरीदोगे, डे 1 से दुकान चल रही होगी यार। अब वो गुडविल कैलकुलेट कैसे होती है? देखो गुडविल कैलकुलेट वैसे आपको पता होना चाहिए, आप पार्ट 2 लेवल के एंड पे हो भाई अब। लेकिन चलो बच्चों वाला किस्सा सुन लो। आज अगर मैं एक चलता हुआ, मैं समझ लो नाहिद सुपरमार्केट को चलता हुआ खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो गुडविल कैसे निकलेगी? मैं उसके सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स की वैल्यू अलग निकालूंगा। यानी उसकी चेयर अगर अलग बेची जाए, उसकी फर्नीचर अलग बेचा जाए, उसकी बिल्डिंग अलग बेची जाए, इन्वेंटोरी अलग बेची जाए, तो वो सब मिला के 7 करोड़ में बिक जाएगा। वो सब मिला के कितने में बिक जाएगा? 7। वो सब मिला के 7 करोड़ में बिक जाएगा। वो सब मिला के 7 करोड़ में बिक जाएगा। वो सब करोड़ में बिक जाएगा। ओके राइट, और से सुनना। लेकिन अगर मैं चलता हुआ नाहिद सुपरमार्केट विद एवरीथिंग खरीद रहा हूँ, विद एवरीथिंग विद कस्टमर्स, तो 15 करोड़ का मिल रहा है मुझे। तो इसका मतलब बाकी 8 करोड़ की गुडविल हुई ना भाई। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स की वैल्यू 7 करोड़ है और चलता हुआ बिजनेस विद एवरीथिंग की वैल्यू 15 करोड़ है। तो इसका मतलब बाकी 8 करोड़ की क्या है? गुडविल है। बाकी 8 करोड़ की गुडविल है। 8 करोड़ की गुडविल है। हाँ, 8 करोड़ की गुडविल है, पक्का। अब सुनो, अब गुडविल कैसे निकलती है? यहाँ देखिए, मैं प्रोपोर्शनेट मेथड से चल रहा हूँ। ये पहला मेथड है हमारा, प्रोपोर्शनेट मेथड हमारा पहला मेथड, मैं इससे चल रहा हूँ प्लीज। अच्छा जहन में ये रखें, जो मैं सवाल करा रहा हूँ उसमें पी कंपनी ने शेयर खरीदे हैं भाई। ये देखो, पी कंपनी ने इस कंपनी का 80% शेयर खरीदे हैं, याद रखना। अब सबसे पहले लिखा जाएगा, यहाँ देखो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सब बच्चे यहाँ देखें। ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब पेरेंट कंपनी ने इस कंपनी को कितने में खरीदा, तो समझ लो 40,000 में। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को जब चलता हुआ खरीदा, पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के जो 80% शेयर खरीदे, चलती हुई कंपनी खरीदी, तो उसकी पेमेंट की है 40,000। ठीक है, तो चलती हुई कंपनी की कीमत ये रही। अब लेस नीचे लिख देना, देखो इसके नीचे ये लिखोगे आप, लेस फेयर
वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी। सामने देखें सर, आपने नेट एसेट्स ही क्यों लिखा? क्योंकि जब हम एक इदारे को एक्वायर करते हैं तो उसके नेट एसेट्स खरीदते हैं, मैंने पहले बोला था। अच्छा, एक लाइन आपको मैं ओरली बोल रहा हूँ, यहाँ लिखी भी नहीं है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, लिखना चाहें तो लिख लें। हम गुडविल किस दिन कैलकुलेट करते हैं, याद रखना, व्हेन गुडविल इज कैलकुलेटेड। याद रखना, इसका आंसर ये, गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन एक्विजिशन डेट। गुडविल इज calculated या goodwill is computed on acquisition date. Goodwill is calculated या goodwill is computed on acquisition date. goodwill acquisition वाले दिन calculate होती है, goodwill acquisition वाले दिन calculate होती है, goodwill acquisition वाले दिन calculate होती है। सही है, जिस दिन आप टेक ओवर करते हो उसी दिन गुडविल निकलती है। तो दिमाग से सोचो, इधर सोचो, जब गुडविल एक्विजिशन वाले दिन कैलकुलेट होती है, जब गुडविल एक्विजिशन वाले दिन कैलकुलेट होती है तो गुडविल कैलकुलेशन में जो भी डाटा यूज होगा वो एक्विजिशन वाले दिन का यूज होगा। गुडविल कैलकुलेशन में जो भी डाटा यूज होगा वो एक्विजिशन वाले दिन का यूज होगा। तो इधर देखो, ये एक्विजिशन वाले दिन का पैकेट नजर आ रहा है, देखो एक्विजिशन वाले दिन का पैकेट कितना है, 25,000। ये आपने यहाँ 25,000 लिखा, इधर देखो 25,000 लिखा, सब बच्चे यहाँ देखें। लेकिन बताओ, आपने ऊपर पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के कितने शेयर खरीदे, 80%। पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के 80% शेयर खरीदे, तो ऊपर जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 80% की है, ऊपर जो पेमेंट है वो 80% शेयर की है ना। तो नीचे नेट एसेट को भी आपने 80% लेना है, तभी कंपैरिजन लाइक विद लाइक होगा। नीचे नेट एसेट को भी आपने 80% लेना है। तो देखो 25,000 का मैंने 80% लिखा, तो ये आया 20,000। अब मुझे बताओ 40 माइनस 20 गुडविल कितनी आई, 20,000 आ गई। तो देखो बेटा, इधर देखो, गौर से सुनो, कि ये मेथड का नाम है प्रोपोर्शनेट मेथड। इसमें क्या होता है, दिमाग से सोचो, पेरेंट कंपनी एस कंपनी को जितने परसेंट खरीदती है, पेरेंट कंपनी एस कंपनी को जितने परसेंट खरीदती है उतने परसेंट ही गुडविल कैलकुलेट होती है। यानी 80% खरीदा तो 80% के हिसाब से गुडविल निकाली। तो ऊपर जो आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को शॉर्टकट में, याद है बचपन में पढ़ा है, सीओआई बोलते थे, सीओआई। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सीओआई। ओके, तो आपने जब 80% शेयर खरीदे हैं बेटा, तो सीओआई भी तो 80% के बराबर होगी ना। हाँ, आपने 80% शेयर खरीदे तो सीओआई भी 80% के बराबर होगी। तो नीचे नेट एसेट पे भी 80% लगाना है, तभी कंपैरिजन लाइक विद लाइक होगा। और गुडविल भी ऑब्वियसली मैं मानता हूँ ये 80% के बराबर ही आई होगी। ठीक है, तो ये गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका है, ये गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका कार है इन यूजिंग कौन सा मेथड, यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड। यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड 1-2 मिनट तक आपको देखना होगा, माजरत के साथ देखना होगा, आराम से देखें इसको। इसको देख लें, आराम से देखें। दूसरी चीज जो मैं अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूं उसका नाम है एनसीआई। इधर देखें, एनसीआई। दूसरी चीज जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं उसका नाम है एनसीआई। इसको बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई को बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बेटा सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, सोचो आराम से, इन्वेस्टर बन के सोचो। इससे पहले जो ऊपर सवाल कराया था, जो बेसिक, उसमें हमारी होल्डिंग 100% थी। पेरेंट कंपनी गैस कंपनी में होल्डिंग कितनी थी, 100%। तो उसको हम बोलते हैं हम ही हम, उस केस का नाम है हम ही हम। तो उसमें तो कोई और था ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस बार पेरेंट कंपनी की एस कंपनी में होल्डिंग 80% है ना, तो एक बाहर वाली पार्टी भी तो होगी जिसकी 20% शेयर होल्डिंग है। तो हम लोग कहलाएंगे कंट्रोलिंग पार्टी, हम लोग कहलाएंगे कंट्रोलिंग पार्टी। तो दैट पार्टी विल बी कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग पार्टी होगी। तो अब हमें अपने शेयर होल्डर को बताना है उस नॉन कंट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा क्या है, उस नॉन कंट्रोलिंग पार्टी का शेयर क्या है। सही है, तो एनसीए निकालना है। अब जरा सोचें, हमारे मेथड का नाम क्या है, प्रोपोर्शनेट मेथड। हमारे मेथड का नाम है प्रोपोर्शनेट मेथड। तो प्रोपोर्शनेट मेथड में एनसीए कैसे निकलता है, प्रोपोर्शनेटली निकलता है। प्रोपोर्शनेट मेथड में एनसीए निकलता है प्रोपोर्शनेट। थोड़ा लॉजिकली अगर बताएं तो चलो लॉजिकली बता दें, सोचें।
भाई एनसीआई वाले एस कंपनी के 20% मालिक है ना, एनसीआई वाले एस कंपनी के 20% मालिक हैं। तो जो मालिक होता है उनका इक्विटी में शेयर होता है, जो मालिक होता है उनका इक्विटी यानी नेट एसेट्स में शेयर होता है, नेट एसेट्स में। तो बस प्रोपोर्शनेट मेथड में एनसीए कैसे निकलेगा, नेट एसेट का परसेंटेज, एस कंपनी के नेट एसेट का परसेंटेज। मैं बोलता रहता हूँ सुनो, प्रोपोर्शनेट मेथड में एनसीए निकलेगा एस कंपनी के नेट एसेट का परसेंटेज, एस कंपनी के नेट एसेट का परसेंटेज। सही है। अब मैं एनसीए निकाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक्विजिशन डेट पे निकाल के दिखाता हूँ। देखो एक्विजिशन डेट पर एस कंपनी के नेट एसेट देखो 25,000 है। ये देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, एस कंपनीज नेट एसेट्स एट एक्विजिशन डेट लिखे। ये देखो कितने, 25,000। ये देखो अब बताओ मेरी होल्डिंग 80 है, मेरी कितनी है 80, मेरी 80 है तो एनसीआई वालों की कितनी होगी, मेरी 80 है तो एनसीआई वालों की 20% होगी। कितना आया, 5,000 आया। मेरी 80 है तो एनसीआई वालों की 20% होगी, 5,000 आ गया। हाँ ऐड, एक मिनट इधर देखो, लेकिन ये मैंने एनसीआई निकाल तो लिया लेकिन एक्विजिशन डेट पे निकाला। ये एनसीआई मैंने निकाल तो लिया लेकिन एक्विजिशन डेट पे निकाला। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बैलेंस शीट तो दिसंबर 07 पे बनानी है, मुझे बैलेंस शीट तो दिसंबर 07 पे बनानी है। जरा आंखें खोलो, एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट में नेट एसेट में कुछ चेंज आया है, एक्विजिशन डेट में और रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट में कुछ चेंज आया, 20,000 रुपए का चेंज आया। देखो तो एड एस कंपनीज पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग दैट इज 20,000 और इस पे 20% लगा दो, कितना आया, सही है। अब बताओ 5 और 4 कितना बना, 9,000। 5 और 4 बन गया 9,000। ये आपका एनसीए निकल आया, खत्म। बच्चे ने, जो लोग अकलमंद बच्चे हैं ना, उन्होंने कहा सर आपने जरा लेंदी तरीके से कराया है, आपने जरा लेंदी तरीके से कराया। बेटा मेरी तरफ रहना प्लीज, अटेंशन मेरी तरफ रखना, क्योंकि आप लोग तो मुझे देख रहे हैं, मैं आपको नहीं देख रहा आप लोग क्या कर रहे हो। एक ऐसा कैमरा भी होना चाहिए कि मैं भी आप लोगों को देखूं और आप लोगों को डांटूं। तो प्लीज अपने मोबाइल फोन वगैरह यूज ना करें, जरा कंसंट्रेशन यहाँ रखना प्लीज, थैंक यू। यहाँ देखें, यहाँ तो देखें। बेटा बच्चे ने कहा सर ये जो आपने 2 स्टेप में एनसीए निकाला इसका एक शॉर्टकट बताऊं क्या होगा। जरा क्लोजिंग नेट एसेट का पैकेट देखो 45,000, सब देखो क्लोजिंग नेट एसेट्स का रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट का पैकेट 45,000 है। डायरेक्ट उस पर 20% लगाओ। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट 45,000 पे 20% लगाएगा तो भी डायरेक्ट 9,000 आ जाएगा। सर इसकी इजाजत है, हाँ इसकी भी इजाजत है, यूं भी कर सकते हो, मसला नहीं, यूं भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जानबूझ के इस तरीके से कराया, कोई वजह है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्लोजिंग नेट एसेट के पैकेट पे भी 20% लगाएंगे तो भी एनसीए आ जाएगा, दैट्स ऑल्सो परफेक्ट। अब तीसरी चीज जो आपने F3 में बहुत पढ़ी है, पढ़ के थक गए, F3 में इतनी पढ़ी है, और वो है कंसोलिडेटेड रिजर्व। एक और चीज आप निकालते थे, याद है, आप निकालते थे एक और चीज जिसको हम बोलते थे कंसोलिडेटेड रिजर्व। कंसोलिडेटेड रिजर्व, कंसोलिडेटेड रिजर्व क्या चीज होती थी, मेरी तरफ देखें, इधर तो देखें, यहाँ देखें, दोनों इदारे की रिटेन अर्निंग का मिलाप। जिस तरह आप एडिंग टुगेदर करके बाकी सारी चीजों को ऐड करते हो, तो रिटेन अर्निंग को भी आप ऐड करते हो दोनों इदारे की, सही है। अच्छा बेटा पेरेंट कंपनी तो पूरी हमारी है, पेरेंट कंपनी तो पूरी हमारी है, तो पेरेंट कंपनी की तो हमेशा ईयर एंड की रिटेन अर्निंग उठा के लिख देना। ये देखें, ये पी कंपनीज ईयर एंड रिटेन अर्निंग, खत्म। पेरेंट कंपनी की तो ईयर एंड की रिटेन अर्निंग उठा के लिख देना। लेकिन आंखें खोलो, ये बचपन में पढ़ा हुआ है, एस कंपनी की सिर्फ उठा के लिखना पोस्ट रिटेन अर्निंग, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग का शेयर उठा के लिखना। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी है, 20,000 है, देख लो बेटा स्क्रीन पे देखें, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी है, 20,000 है, तो यहाँ लिखा 20,000, और इस 20,000 का 20, एस कंपनी में हमारा हिस्सा कितना है 80%, एस कंपनी में हमारा हिस्सा कितना है 80%, तो 20,000 का 80% बस यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि बाकी 20% देखो यहाँ ले लिया है, बाकी 20% ऊपर एनसीआई में ले लिया है, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड अप कर देना। तो बच्चे ने फौरन से बोला, बच्चे ने कहा सर एक मिनट, आपने आपने एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग को क्यों लिया, आपने एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग को क्यों लिया यार, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग क्यों ली, क्लोजिंग ले लेते। मैंने कहा नहीं, इधर देखो, क्लोजिंग के अंदर प्री रिटेन अर्निंग भी शामिल है,
इस क्लोजिंग के अंदर ये प्री भी शामिल है, और प्री रिटेन अर्निंग को हम कभी भी अपनी बैलेंस शीट में लेके नहीं जाएंगे क्योंकि वो कैंसिल हो जाती है। एक्विजिशन डेट पे याद है वो मशहूर जमाना कैंसिलेशन, पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट और एस कंपनी की इक्विटी, क्योंकि एक्विजिशन डेट पर पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी की इक्विटी खरीद ली होती है। पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी की इक्विटी खरीद ली होती है तो वो एक पार्टी के लिए रिसीवेबल और दूसरी के लिए पेएबल हो जाता है, तो कैंसिल आउट हो जाती है। तो बस कान खोलो, एस कंपनी के सिर्फ पोस्ट नेट एसेट्स हम लेंगे, एस कंपनी के सिर्फ पोस्ट नेट एसेट का शेयर लेंगे। तो बेटा ये तीन अमाल आपके सामने रख दिए, गुडविल की कैलकुलेशन, एक एनसीआई और एक कंसोलिडेटेड रिजर्व, एक गुडविल, एक एनसीआई और एक कंसोलिडेटेड रिजर्व, और इस मेथड का नाम है प्रोपोर्शनेट मेथड। इस मेथड का नाम है प्रोपोर्शनेट मेथड। इस मेथड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सुनो सब, दो कैरेक्टरिस्टिक नहीं भूलना। आपने जितने परसेंट एस कंपनी को खरीदा है, लेट अस से पेरेंट ने अगर एस कंपनी को 80% खरीदा है तो गुडविल 80% ही कैलकुलेट होगी। देख लो, इसको बड़ा करता हूँ, देखो 80% ही कैलकुलेट हुई है, सही है। और एनसीआई भी इसमें प्रोपोर्शनेटली निकलेगा। एनसीआई इसमें कैसे निकलेगा, मैं 2-3 बार फिर बोलता हूँ। एस कंपनी के नेट एसेट का परसेंटेज, एस कंपनी के नेट एसेट का परसेंटेज, एस कंपनी के नेट एसेट का परसेंटेज। ओके, ये वाला मेथड F3 में नहीं था, ये मेथड F3 में नहीं था, इसके बाद वाला मेथड F3 में था। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंसोलिडेटेड रिजर्व मींस ग्रुप रिटेन अर्निंग। कंसोलिडेटेड रिजर्व मींस, लिख लो कहीं, अगर बैठे हो लिखा भी करो, कोई मसला नहीं है। कंसोलिडेटेड रिजर्व मींस ग्रुप रिटेन अर्निंग, यानी दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का मिलाप। ओके, तो पेरेंट कंपनी तो पूरी मेरी है बेटा, तो पेरेंट कंपनी की मैं ईयर एंड की रिटेन अर्निंग को ऐड कर लूंगा, और सब्सिडरी कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग का शेयर, पोस्ट रिटेन अर्निंग का शेयर, पोस्ट रिटेन अर्निंग मल्टीप्लाई बाय 80% या 70% जो भी है। सर सिर्फ पोस्ट ही क्यों लेंगे, क्योंकि प्री रिटेन अर्निंग हमने कैंसिल आउट कर देते हैं, एक्विजिशन डेट के नेट एसेट कैंसिल आउट हो जाते हैं, वो एक पार्टी के लिए रिसीवेबल और एक पार्टी के लिए पेएबल में। सही। अब नाउ, अब मैं दूसरे मेथड की तरफ मूव कर रहा हूँ, फुल गुडविल मेथड। फुल गुडविल मेथड जिनाबे वाला, हुजूरे वाला दुनिया में कब आया? ये पहले 50 साल से, जब से कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड बना है तब से सिर्फ प्रोपोर्शनेट मेथड दुनिया में था। जब से कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड बना है तब से सिर्फ प्रोपोर्शनेट मेथड दुनिया में था। लेकिन 2008 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये वाला मेथड भी लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है फुल गुडविल मेथड। बच्चे ने कहा इसको तरीके से बताओ, ये लॉन्च क्यों, फिक्स करो दिमाग, कोशिश माइंड में, अल्लाह करे फिक्स हो जाए। आप लोग भी मेरी तरफ पूरी मुतवज्जो हो जाएं, पूरी तरह यहाँ आ जाएं, इधर इधर आ जाएं, सुने तो मैं ये बात समझा दूंगा इंशाल्लाह। देखें, पेरेंट कंपनी ने खरीदी है, गुडविल उतनी ही रिकॉर्ड होगी जितने परसेंट पेरेंट कंपनी ने खरीदी है। यानी अगर 70% खरीदी है तो 70% गुडविल रिकॉर्ड होगी, 80% खरीदी है तो 80% रिकॉर्ड होगी। सही है, याद रखना इस बात को। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने बचपन में भी कंसोलिडेशन पढ़ी और अभी मैंने भी ऊपर एक सवाल करा है, आपको कंसोलिडेशन का आखिरी स्टेप याद है, एडिंग टुगेदर? जब आप दोनों इदारों को सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक एडिंग टुगेदर करते थे, आखिरी स्टेप याद है? कंसोलिडेशन मींस एडिंग टुगेदर होता था बेटा, याद है? हाँ जी, आखिरी स्टेप होता था कंसोलिडेशन मींस एडिंग टुगेदर। बच्चों याद आ रहा है? हाँ, अब मेरी तरफ तो देखें। तो एडिंग टुगेदर करते वक्त आप क्या करते थे, अगर सोचो पेरेंट कंपनी तो पूरी मेरी है तो मैं उसके प्लांट को पूरा ऐड करता था, लेकिन एस कंपनी के भी प्लांट को पूरा ही ऐड कर लेता था। तो कोई मुझे आके बोलता था कि यार आपकी होल्डिंग तो 80% है, आपकी होल्डिंग एस कंपनी में 80% है, तो आपने उसके प्लांट को पूरा क्यों ऐड किया? तो मैं जवाब में यूं बोलता था, बेशक होल्डिंग 80% है, बट थ्रू दैट 80% आई हैव कंट्रोल, मेरे पास कंट्रोल है, और कंट्रोल हमेशा पूरे एसेट पे आता है, कंट्रोल हमेशा पूरे एसेट पे आता है। मैं बोलता था हाँ मेरी होल्डिंग 80% है, लेकिन 80% होल्डिंग की वजह से मेरे पास कंट्रोल है, तो कंट्रोल पूरे एसेट पे आता था।
तो मैं पीपीई उसका पूरा ऐड करता था, उसका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पूरा ऐड करता था, उसके कैश को पूरा ऐड करता था, उसकी इन्वेंटरी को पूरा ऐड करता था, उसके रिसीवेबल्स को पूरा ऐड करता था। याद है बचपन में ही पढ़ा, एडिंग टुगेदर अभी ऊपर तो कराई थी। तो जब मैं एडिंग टुगेदर करता हूं तो सब्सिडरी कंपनी के तमाम एसेट्स को पूरा पूरा ऐड करता हूं, उसके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, उसके कैश को, उसकी इन्वेंटरी को, उसके रिसीवेबल को। और कोई मुझे बोलता है क्यों पूरा क्यों ऐड करते हो, तुम्हारी होल्डिंग तो 80% है, तुम पूरा क्यों ऐड करते हो? तो मैं जवाब में बोलता हूं मेरे पास कंट्रोल है। क्या है? कंट्रोल है। तो एक दिन एक महफिल में 2008 में एक बंदा खड़ा हुआ, बोला जब तुम बाकी सारे एसेट पूरे पूरे ऐड कर रहे हो तो व्हाई नॉट गुडविल? जब तुम बाकी सारे एसेट पूरे पूरे ऐड कर रहे हो तो व्हाई नॉट गुडविल? आईएएस बोर्ड चुप, सब चुप, सब चुप हो गए, सबको सांप सूंघ गया, सख्ते में आ गए। बोला ये क्या हुआ? बाकी सारे एसेट जब तुम इस कंपनी के पूरे पूरे ऐड करते हो और दलील में बोलते हो कंट्रोल, तो व्हाई नॉट गुडविल? अब यहां से स्टैंडर्ड बोर्ड ने काम शुरू किया और इन्होंने एक नया मेथड लॉन्च कर दिया। बोला सही है, आज के बाद हम एक ऐसा मेथड लॉन्च कर रहे हैं जिसमें एस कंपनी की गुडविल भी पूरी 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 फुल 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 गुडविल रिकॉर्ड होगी। और उस मेथड का नाम ही रखा गया फुल गुडविल मेथड। और बिल्कुल मुनासिब सी बात है, जब आप एस कंपनी के बाकी सारे एसेट पूरे पूरे ऐड करते हो तो व्हाई नॉट गुडविल? तो एक नया मेथड भी लॉन्च हो गया और अब दुनिया में दोनों मेथड्स हैं, प्रोपोर्शनेट भी और फुल गुडविल भी। सही है? ओके, तो अब मैं फुल गुडविल मेथड पढ़ा रहा हूं आपको। और टू बी वेरी ऑनेस्ट यही आपने F3 में पढ़ा हुआ है, F3 याद आएगा, अब आपको F3 का पूरा टच याद आएगा इंशाल्लाह। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। देखें मैंने क्या करा, ये एक मिनट, ये देखें यहां से मैं करा रहा हूं, देखो सुनो, मैंने आपके सामने एक बना दी एक्विजिशन डेट नेट एसेट्स। सही है? यहां मैंने लिख दिया OSC 10,000 और रिटेन अर्निंग, बस ये दो चीजें लिखी हैं 10,000। ठीक है, फिर यहां मैंने लिखा रिपोर्टिंग डेट नेट एसेट्स। ओके, एनए का मतलब नेट एसेट, एनए का मतलब क्या है? नेट एसेट। ये देखें OSC तो हमें पता है चेंज नहीं होता, वो 10,000 ही है। और रिटेन अर्निंग में कह रहा हूं लेट अस से 30,000। सही बेटा? अब बताओ इन दोनों में फर्क कितना है? इन दोनों में फर्क है 20,000 रुपए का। तो एस कंपनी पोस्ट रिटेन अर्निंग, एस कंपनी पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी आ गई? 20,000 आ गई। हाँ, अब मैं फुल गुडविल मेथड बाकायदा शुरू करने जा रहा हूं। यहां देखें मैंने यूं लिखा COI। अच्छा, मैं वंस अगेन पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के, वंस अगेन पी कंपनी एस कंपनी के 80% शेयर्स खरीद रही है। सही है बेटा? तो मैंने यहाँ लिखा कॉस्ट, पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के 80% शेयर खरीदे हैं, मिसाल के तौर पे 40,000 के, एक मिसाल दे रहा हूँ। पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के 80% शेयर खरीदे हैं, कितने के? 40,000 के। सही है? COI। अब देखते रहो, इधर देखो मैंने नीचे लिखा लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी। इधर देखो और मुझे फुल, तो मैंने यहाँ से 20,000 रुपए लेस किए एक्विजिशन डेट वाले। अच्छा भाई, आप सबको ये डायलॉग याद है ना? वी कंप्यूट गुडविल एट एक्विजिशन डेट, वी कंप्यूट गुडविल एट एक्विजिशन डेट, वी कंप्यूट गुडविल एट एक्विजिशन डेट, वी कंप्यूट गुडविल एट एक्विजिशन डेट। हाँ याद है? तो बच्चे ने कहा यार एक मसला है, जरा देखें, बच्चे ने कहा एक मसला है। बच्चे ने कहा तुमने नेट एसेट तो पूरे लिखे हैं, ये 20,000 ये 100% के बराबर है, नेट एसेट तो पूरे उठाए, जबकि COI कितने के बराबर है? 80% के। भाई आपने पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के 80% शेयर खरीदे हैं, पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के 80% शेयर खरीदे, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कीमत अदा की होगी वो 80% होगी। पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के 80% शेयर खरीदे, तो जो कीमत अदा की होगी वो 80% के बराबर होगी ना यार? नहीं समझे? हाँ हाँ जी। तो अब ऊपर 80% है और नीचे 100%, तो ये कंपैरिजन तो लाइक विद लाइक हो नहीं रहा। COI 80% के बराबर है, 80% कंपनी खरीदी है, तो 80% कीमत दी होगी ना पेरेंट ने।
जबकि नीचे नेट एसेट तो पूरे 100% लिखेंगे, गुडविल पूरी लिखनी है। तो अब देखो बीच में इस बार जो दूसरे मालिकान एक और भी था एनसीआई वाले एक और मालिकान है ना, ये देखो। तो बीच में आपने एक चीज ऐड करनी होगी, यहाँ देखो, यहाँ देखो सब, देखो यहाँ देखो सब, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, ये देखो लेट अस से ये गिवन है 10,000, ये देखें यहाँ एनसीआई वालों की फेयर वैल्यू 10,000 गिवन है। तो बेटा देखो इन दोनों को मिलाएंगे तो 50,000 हो जाएगा। सोचो ये 80% के बराबर है, ये 80% के बराबर है, और ये 20% के बराबर है। तो अब ये टोटल 100% हो गया, नहीं समझे? ये टोटल 100% हो गया भाई साहब। हाँ, तो अब देखो जब ये दोनों ऐड होंगे, ये भी 100%, नेट एसेट भी 100%, तो नीचे गुडविल भी पूरी 100% नहीं आ जाएगी? नीचे गुडविल भी पूरी 100% नहीं आ जाएगी? तो ये देखो ये पहला फर्क पिछले मेथड में और इस मेथड में, ये पहला फर्क पिछले मेथड में और इस मेथड में, ये पहला फर्क देखो, गुडविल के कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो गया। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी सीओआई के साथ एक और लाइन ऐड हुई है, सीओआई के साथ एक और लाइन ऐड हुई है जिसका नाम है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। हाँ जी, तो ये दोनों मिला के 50,000 आ गया, ठीक है। और इसमें से पूरे के पूरे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्विजिशन डेट के लेस कर दिए, बिकॉज वी कंप्यूट गुडविल एट एक्विजिशन डेट। सही है, ओके। तो यूं आपके पास गुडविल आ जाएगी, यूं आपके पास गुडविल आ जाएगी। सही, और गुडविल इस बार 100% आई है, गुडविल इस बार 100% आई है। अब दूसरा फर्क, तो पहला फर्क प्रोपोर्शनेट मेथड और फुल गुडविल में पहला फर्क, इधर प्रोपोर्शनेट मेथड में अगर आपने 80% कंपनी खरीदी तो गुडविल भी 80% ही कैलकुलेट होती थी, और फुल गुडविल मेथड में 100% गुडविल कैलकुलेट होगी, और इस तरह होगी जो बोर्ड पे नजर आ रहा है आपको। सही है। दूसरा फर्क एनसीआई का फर्क है। दूसरा फर्क क्या है? एनसीआई, ये एक डायलॉग लिख रहा हूं देखो, इन फुल गुडविल मेथड NCI is reported at fair value. NCI is reported at fair value. Okay. In full goodwill method, NCI is recorded at fair value. In full goodwill method, NCI is reported at fair value. मेरी तरफ देखो, हम एनसीआई को फेयर वैल्यू यानी स्टॉक मार्केट वैल्यूज पे रिकॉर्ड करेंगे, जो बाजार में उसकी वैल्यूज हैं, उस 20% होल्डिंग की बाजार की वैल्यूज। सही है, स्टॉक मार्केट की वैल्यूज। और मैं एक बात बोलूं, वो फेयर वैल्यू हमेशा आपको यूं प्लेट में रख के गिवन होगी। वो फेयर वैल्यू अभी आपको देखो क्वेश्चन में गिवन है, प्लेट में रख के गिवन होगी। बस एक बुराई होगी, इधर देखें, एक्विजिशन वाले दिन की गिवन होगी। किसकी गिवन होगी? एक्विजिशन वाले दिन की। देखो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन गिवन है, यानी इस दिन की गिवन है। आपको फेयर वैल्यू गिवन है इस दिन की फेयर वैल्यू गिवन है ऑफ एनसीआई। जबकि तुम्हें बैलेंस शीट तो यहाँ रिपोर्टिंग डेट पे बनानी होती है, बैलेंस शीट तो तुम्हें बाद में रिपोर्टिंग डेट पे बनानी होती है। तो जरा सोचो, एक्विजिशन डेट में और रिपोर्टिंग डेट में ये देखो कुछ चेंजेस आया है। देखो एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट में कुछ एस कंपनी की पोस्ट डेट अर्निंग का चेंज आया है ना, तो बस वो उसे एडजस्ट कर दो, उसे एडजस्ट कर दो। कैसे? मैं देखो करके बताता हूँ। इस बार एनसीआई कैसे निकलेगा, देखो मैंने यहाँ लिखा है एनसीआई, सब बच्चे देखें, आप लिखना फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। ये देखें जो भी होगी, इस बार 10,000 थी, 10,000 उठा के लिख दी, ठीक है। ये देखो ये उठा के लिख दी, ठीक है। ऐड करना इसको, ऐड एस कंपनीज पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग का शेयर। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी है? 20,000। और बताओ मेरी होल्डिंग इस बार 80 थी, मेरी होल्डिंग इस बार 80 थी, तो एनसीआई की होल्डिंग कितनी है? 20%। सही, हाँ जी, ठीक है जी, पक्का। देखो इस तरह एनसीआई निकलेगा आप, और यही वाले तरीके से तुम लोग F3 में भी निकालते थे। पूरी F3 की किट देख लेना, इसमें इसी तरह एनसीआई निकला हुआ होगा। लेकिन उस टाइम टीचर ने दोनों मेथड अलग अलग करके नहीं बताए थे, क्योंकि F3 छोटा लेवल है और F3 में प्रोपोर्शनेट मेथड नहीं है, लेकिन यहाँ है। सही, ओके। तो देखो बेटा, अब अगर कोई मुझे अभी कोई भी बंदा मुझसे पूछे, और आप लोग बार बार सुने, और से सुने,
कि प्रोपोर्शनेट मेथड में और फुल गुडविल मेथड में क्या फर्क है? दो फर्क है, दो फर्क है, मेजर दो फर्क है अभी तक जो हमने पढ़े। एक गुडविल कैलकुलेट करने का दोनों का तरीका कार डिफरेंस है। एक गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट है। उसमें गुडविल कैलकुलेट होती है किस पे? उसमें गुडविल उतने परसेंट ही कैलकुलेट होती है जितने परसेंट आपने खरीदी है कंपनी, 70 80 जितनी भी। जबकि फुल गुडविल मेथड में पूरी गुडविल कैलकुलेट होती है, पूरी गुडविल रिपोर्ट होती है। देख लो तुम्हारे सामने। दूसरा फर्क, प्रोपोर्शनेट मेथड में एनसीआई कैसे निकलता था? नेट एसेट का परसेंटेज, एस कंपनी का नेट एसेट का परसेंटेज, एस कंपनी के नेट एसेट का परसेंटेज, सही है। जबकि फुल गुडविल मेथड में एनसीआई कैलकुलेट होता है फेयर वैल्यू में, इस तरह एनसीआई इज रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू। ठीक है। बच्चे ने कहा कंसोलिडेटेड रिजर्व दोनों में एक जैसा निकलेगा। कंसोलिडेटेड रिजर्व देख लो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, एक जैसा ही है, यही वाला है, यही वाला दोनों में कैलकुलेट होगा। कंसोलिडेटेड रिजर्व दोनों में एक जैसा ही है। सही। अब बच्चे ने कहा हमें, अच्छा मैं एक और प्रैक्टिकली थोड़ी बात बताता हूँ। वैसे 2008 में फुल गुडविल मेथड लॉन्च हुआ है, अब उसको 11 साल हो गए, मेरे सामने ही लॉन्च हुआ था, हम लोग पढ़ा रहे थे उसी टाइम ये नए आर्टिकल्स आए थे और इन्होंने चेंज किया था। तो जरा गौर से सुनना, 2008 के बाद अब चॉइस है, आप चाहो तो आपकी कंपनी चाहे तो फुल गुडविल यूज करे, चाहे तो प्रोपोर्शनेट यूज करे, लेकिन मैं यूं बोलूंगा 80 to 90% ऑफ द टाइम एग्जामिनर ने फुल गुडविल मेथड एग्जामिन किया है। 80 to 90% ऑफ द टाइम एग्जामिनर एग्जामिन फुल गुडविल मेथड, तो ये ज्यादा अहम है फुल गुडविल मेथड, सही है। लेकिन मैं दोनों चीजें कराऊंगा और दोनों एग्जाम में हो सकती है, ठीक है, राइट। अब मैं एक सवाल करा रहा हूँ फुल गुडविल मेथड से, F3 लेवल का सवाल है, मैं F3 में भी कराता हूँ ये सवाल। लेकिन देखो अभी साफ बात है, भी ऐसी आहिस्ता आहिस्ता आदत डालनी है। अभी आपको इस माहौल में, कंसोलिडेशन एक माहौल का नाम है, एक डायलॉग्स होंगे, कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ अदाएं होंगी। तो कंसोलिडेशन एक ऐसा टॉपिक है, एक रंग में रंगने वाला टॉपिक है। रंग में आहिस्ता आहिस्ता मैं आदत डालूंगा तुम्हारी, आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह आदत हो जाएगी। चलो ये देखो, ये एक सवाल है आपके सामने, ये सवाल आपके सामने, चाहे तो इसकी एक पिक्चर ले लें ताकि आपकी स्क्रीन पे भी रहे, वरना ये सवाल आपके सामने मैंने रख दिया है। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने मौजूद है, आपके सामने सवाल मौजूद है। अब सुने, देखो, ए कंपनी पेरेंट है, इसमें एक्वाइर्ड 70%, बेटा 100% होल्डिंग नहीं है, हम का केस नहीं तो एनसीआई भी आएगा। 70% ऑफ बी कंपनी फॉर 45,000, ये सीओआई है। पेरेंट कंपनी ने इस कंपनी को कितनी कीमत में खरीदा? 45,000 में खरीदा, 45,000 में खरीदा, सही है। ये कीमत इस बार ऊपर दी हुई है, वरना एसेट साइड पे हमेशा होती है। देखो यहाँ गिवन होगी, ये देखो ये गिवन है। पेरेंट कंपनी के एसेट साइड पे सीओआई नॉर्मली हमेशा होती है, तो कभी कभी ऊपर भी देता है, लेकिन नीचे तो गिवन नहीं होगी। अब आगे पढ़ो, ऑन 1107 टेक ओवर डेट ये रही, 1107 इज योर टेक ओवर डेट, 1107 इज योर टेक ओवर डेट, 1107 इज योर टेक ओवर डेट। अब जरा नीचे बैलेंस शीट देखो, ये डेट क्या है? रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 08, टेक ओवर डेट है 1107 और रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 08। अब देखो मैं पैकेट बनाना शुरू करता हूँ, टाइमलाइन सुनो, ये देखो, एक डेट मैंने डाली 1107 और एक डाली 31 दिसंबर 2008, सही है। यहाँ एक पैकेट बनाया, इस पे लिखा एक्विजिशन डेट नेट एसेट्स, एनए लिखता हूँ एनए, और यहाँ लिखा रिपोर्टिंग डेट नेट एसेट्स। बहुत दिल से पढ़ें, बहुत दिल से पढ़ें प्लीज, आ जाए। बताओ नीचे रिपोर्टिंग डेट पर, रिपोर्टिंग डेट देखो, नीचे बैलेंस शीट देखो, एस कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 20,000 है, ये देखो नीचे ओएससी है 20,000 एस कंपनी का, देखो, और रिटेन अर्निंग एस कंपनी की देखो 30,000 है। ओके, ये ईयर एंड की हो गई। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है हमारे कोर्स का स्कोप ये है, सब देखें यहाँ, सब देखें प्लीज, हमारे कोर्स का ये स्कोप है कि एक
बार पी कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, एक बार पी कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, तो उस दिन के बाद एस कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर सकती। तो जो शेयर कैपिटल ईयर एंड पे होगा वही एक्विजिशन डेट पे होगा ना, याद है, एस कंपनी का शेयर कैपिटल चेंज नहीं होता। तो देखो शेयर कैपिटल इधर भी वही लिख दो, कितना, 20,000, ओके राइट। नाउ एक्विजिशन, ऊपर पढ़ो, ऊपर आओ, पहली लाइन पे आओ, पढ़ो, पी ए कंपनी acquired 70% of B company for 45,000 on 1107 at that time यानी टेक ओवर डेट रिटेन अर्निंग ऑफ एस कंपनी वाज 10,000। एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग है 10,000 की, एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग कितने की है बेटा, 10,000 की, सही है, ओके। चलो अब इसका टोटल करते हैं, ये देखें, ये एक्विजिशन डेट का नेट एसेट का पैकेट आया 30,000, और ये कितना आया बेटा आपके सामने बताओ, ये आया 50,000, ओके। अब देखते रहो, ये 30 और 50 का फर्क कितना है, एस कंपनीज पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग है 20,000, ओके बेटा। अब हमने एक बड़ा काम कर लिया है, देखो एक छोटा, ये सारा मैंने टाइमलाइन आपके सामने बना दी है, मैंने टाइमलाइन आपके सामने बना दी है। देख लो बेटा, अब सामने देखें, अब मैं आमाल शुरू करता हूँ। आमाल, पहली बात है ये फुल गुडविल मेथड का सवाल है, देखो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन गिवन है, देखो नीचे ये फुल गुडविल मेथड का सवाल है, ठीक है, सुनिए। चलो मैं गुडविल निकालता हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा, देखो सब देखें यहाँ, COI, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को अब हम COI बोलेंगे, 45,000, याद है। फिर फुल गुडविल मेथड है तो बाहर वालों की फेयर वैल्यू भी लिखते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितना है, 10,000, 20,000 थी, ये रही, देखो देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन की पिक्चर भी तुमने ले ली है, ये रही, ये आपको गिवन होगी, लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी। बेटा कितनी बार बोला है, वी कंप्यूट गुडविल एट डैश डेट, वी कंप्यूट गुडविल एट डैश डेट एक्विजिशन डेट, तो एक्विजिशन डेट के नेट एसेट लेंगे, याद है गुडविल के लिए एक्विजिशन डेट के नेट एसेट लेते थे, ये रहे 65 माइनस 30 कितना होता है, सही बेटा। गुडविल निकाल दी, गुडविल आपके सामने निकाल दी, गुडविल आपके सामने हाजिर है, गुडविल आपके सामने हाजिर है। अब नंबर टू मैं निकाल रहा हूं, एनसीआई निकाल रहा हूं, देखो यहाँ इन फुल गुडविल मेथड, बार बार बोला है फिर बोल देता हूं, मेरा क्या है, इन फुल गुडविल मेथड एनसीआई इज रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू, इन फुल गुडविल मेथड एनसीआई इज रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू, और वो फेयर वैल्यू आपको प्लेट पे रख के तैयार गिवन होती है, वो फेयर वैल्यू आपको प्लेट पे रख के तैयार गिवन होती है, लेकिन वो एक्विजिशन डेट की गिवन होती है, किस दिन की गिवन होती है, एक्विजिशन डेट की, जबकि आपको बैलेंस शीट तो रिपोर्टिंग डेट पे बनानी होती है। तो एस कंपनी के एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट के बीच में जो भी नेट एसेट का चेंज है यानी पोस्ट रिटेन अर्निंग, वो एडजस्ट कर लेना। ये देखो मैं, ये देखो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एक्विजिशन कितना है, 20,000, एड एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी है, 20,000। बेटा हमारी होल्डिंग कितनी थी इस बार, हमारी 70 थी ना, इस बार हमारी 70 थी, तो बाहर वालों की 30 होगी, बाहर वालों की 30 होगी, ओके। ठीक है बेटा, ये आपके पास 26,000 एनसीआई आ गया, ये एनसीआई, ये मैं लिख देता हूँ एनसीआई फॉर एसओएफपी, एसओएफपी में जाएगा
एनसीआई फॉर एसओएफपी, एनसीआई फॉर एसओएफपी, हाँ ये दो चीजें निकाल दी आपने, गुडविल भी निकाल दी और एनसीआई भी निकाल दिया, गुडविल भी निकाल दिया और एनसीआई भी निकाल दिया। अब तीसरा अमल, अमल नंबर 3, कंसोलिडेटेड रिजर्व। कंसोलिडेटेड रिजर्व को प्यारे बच्चों शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं सीआर, सीआर। कंसोलिडेटेड रिजर्व को हम शॉर्टकट में यूं बोल देते हैं सीआर, ठीक है। सीआर कैसे निकलता है, इसमें एक आती है पेरेंट कंपनी की पूरी रिटेन अर्निंग ईयर एंड की। सीआर होता ही क्या है, दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का मिलाप। सीआर होता ही क्या है, दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का मिलाप, कॉम्बिनेशन। तो बताओ पेरेंट कंपनी की ईयर एंड की फुल रिटेन अर्निंग, देखो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा पेरेंट कंपनी की ईयर एंड की रिटेन अर्निंग है 20,000 और एस कंपनी की सिर्फ लेंगे पोस्ट रिटेन अर्निंग, याद है ये, वो भी 20 ही है। इधर आओ, पेरेंट कंपनी की ईयर एंड की रिटेन अर्निंग ले लेना, हाँ, और एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग ले लेना जो कि 20,000 है। लेकिन हमारी एस कंपनी में होल्डिंग कितनी है बेटा बताएं, 70%, तो दैट मेक्स 14,000 इन टोटल। ओके, consolidated reserve, consolidated reserve, right? ओके, पक्का। तो गुडविल भी आपके सामने आ गई, कंसोलिडेटेड रिजर्व भी हो गया और एनसीआई भी हो गया। तो ये सारे अमाल, अब अमाल गिनवा रहा हूँ, अमाल गिनवाऊं। आपने सबसे पहले टाइमलाइन बनाई थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो पैकेट्स बनाए थे, सबसे पहले आपको टाइमलाइन बनानी है। नंबर 2, अमल नंबर 2 आपने कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालना है, और अमल नंबर 3 आपने एनसीआई निकालना है, आपने एनसीआई निकालना है, आपने एनसीआई निकालना है। ओके, अब अगला, अब देखो आखिरी आखिरी 2 स्टेप रह गए, वो क्या है, इधर देखें, सब देखें, स्क्रीन पे देखें बेटा, कैंस एलिमिनेशन और एडिंग टुगेदर, एलिमिनेशन और एडिंग टुगेदर। इधर देखें, मशहूर जमाना एलिमिनेशन, इस सवाल में पेरेंट कंपनी की एसेट साइड की इन्वेस्टमेंट को ये कट कर दो, और इधर देखो एस कंपनी का ये पूरा इक्विटी का पैकेट कट कर देना। पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट और एस कंपनी का इक्विटी का पैकेट। बच्चे ने कहा एक मिनट, मैंने कहा क्या क्या, बोला यार ये इन्वेस्टमेंट 45,000 थी, पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट 45,000 थी, और एस कंपनी के नेट एसेट का पैकेट तो 50,000 था, दोनों में तो फर्क है। एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट 45 है और एस कंपनी का नेट एसेट कितना है, 50,000 है, तो ये दोनों में फर्क है 5,000 का। तो ये फर्क कहाँ एडजस्ट होगा, मेरी तरफ देखो और कॉन्फिडेंस से सुनो, ये इन दोनों में जो भी फर्क हो ना, वो गुडविल में, कंसोलिडेटेड रिजर्व और एनसीए में खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। गुडविल, कंसोलिडेटेड रिजर्व और एनसीए में खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है, आप परेशान ना, इसके लिए परेशान हो ही ना, बिल्कुल ही ना हो, सही है। अब सिर्फ एक आवाज लगा दो, आवाज लगा दो, अब डिक्शनरी खोलो, और कंसोलिडेशन का मीनिंग क्या है, कंसोलिडेशन मींस एडिंग टुगेदर, कंसोलिडेशन मींस एडिंग टुगेदर, सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक ऐड करो। चलो देखो, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन पिक्चर लेनी है तो ले लो, इसका नॉन करंट एसेट 50 है, इसका 30 है, इसका नॉन करंट एसेट 50 है, इसका 30 है, ये दोनों ऐड कर लो। ये देखो मैंने हेडिंग दी कंसोलिडेटेड एसओएफपी एज एट 31 दिसंबर 08, बेटा एसेट साइड, एनसीए इसका कितना है 50, और इन्वेस्टमेंट नॉक ऑफ हो गई थी, याद है इन्वेस्टमेंट। अब बताओ आपने एक और एसेट जनरेट किया है, गुडविल, गुडविल कितना आया था 35,000, ये देखो गुडविल इज 35,000। ओके, अच्छा उसके बाद करंट एसेट देखें, करंट एसेट देखें, पेरेंट कंपनी के करंट एसेट है 25 और उसके हैं 30, इसके 25 हैं और उसके 30 हैं। ओके राइट, 25 एंड 30,
चलो बेटा ये सब ऐड करो, ये हो जाएगा आपके पास 1,70,000 1,70,000 यही है। हाँ ये आपने ऐड कर दिया, 1,70,000 आ गया ये। $1,70,000 कंसोलिडेटेड, ये एसेट साइड आ गई। अब इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज बनाता हूँ, ये देखो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कभी नहीं भूलना, सिर्फ पेरेंट कंपनी का आता है, एस कंपनी का तो कैंसिल आउट हो जाता है ना, क्योंकि पोस्ट पीरियड में तो होता ही नहीं है। तो पेरेंट कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल देखो कितना है, 50,000। पेरेंट कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज 50,000। ओके, फिर मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुकून से सुनो, रिटेन अर्निंग कभी भी बैलेंस शीट से नहीं उठाना, रिटेन अर्निंग कभी भी एसओएफपी से नहीं उठाना, क्योंकि उसकी सेपरेट वर्किंग हमने कर ली है कंसोलिडेटेड रिजर्व के नाम से। रिटेन अर्निंग की वी हैव डन अ सेपरेट वर्किंग एंड दैट वर्किंग इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड रिजर्व, तो जस्ट यूज दैट वर्किंग। ओके, तो आपने यहाँ लिखा सीआर कंसोलिडेटेड रिजर्व कितना आया था, इट्स 34,000। ठीक है, अब बताएं एनसीआई बाहर वालों का हिस्सा, एनसीआई बाहर वालों का हिस्सा कितना है, बाहर वालों का हिस्सा कितना था 50 नहीं 26, बाहर वालों का हिस्सा था 26। अब मैं एक काम की बात बताऊं भाई, ये तीनों इक्विटी का पैकेट है। हाँ भाई ये इक्विटी का पैकेट है, यानी ये कभी नहीं भूलना भाई, ये बेसिक बात है, कोई पूछ लेगा बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मेरी भी और तुम्हारी भी। एनसीआई भी इक्विटी के पैकेट में रिकॉर्ड होता है, एनसीआई लायबिलिटी नहीं होता, इक्विटी के पैकेट में रिकॉर्ड होता है। एनसीआई इज रिपोर्टेड इन इक्विटी पैकेट, याद है, नॉट इन द लायबिलिटी पैकेट। क्यों, लॉजिक सुनो, लॉजिक तो सुनो। एनसीआई वाले ओनर्स हैं बेटा, उनके पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, एनसीआई वाले ओनर्स हैं, दे हैव ऑर्डिनरी शेयर्स यार, ठीक है, तो वो इक्विटी के पैकेट में दिखाए जाएंगे। अब बताएं ईयर एंड पे लाइबिलिटीज कितनी कितनी है, इसकी 50 है और इसकी 10 है, इसकी 10 है। हाँ 50 और 10, ये देखो 10 मैंने सही किए हैं, ये 10 है, इसकी 50 है उसकी 10 है। कितना आ गया बताओ, ओके। आपकी एसओएफई बैलेंस है, ये देख लें, सवाल आपके सामने सॉल्व हो चुका है, सवाल आपके सामने सॉल्व हो चुका है, सवाल आपके सामने सॉल्व हो चुका है, प्लीज देख लें आराम से और एक मैसेज कर दें, अगर बात समझ गए हैं तो एक मैसेज कर दें। ये बेसिक लेवल का सवाल था, F3 था, वाकई F3 था ये। चलो अभी स्टिल और कुछ F3 की चीजें भी बेसिक से ही कनेक्ट करके आपको इंशाल्लाह एडवांस पे शिफ्ट करेंगे, बेसिक से कनेक्ट करके आपको एडवांस पे शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। सही है, चलो अब एक चीज आपको दिखानी है, देखें 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 देखें, आपको कंसोलिडेटेड रिजर्व नजर आ रहा है, आपको मैंने स्क्रीन पे बड़ा कर दिया है, आई हैव जस्ट इनलार्ज इट। आपको स्क्रीन पे सीआर यानी कंसोलिडेटेड रिजर्व नजर आ रहा है, हाँ कंसोलिडेटेड रिजर्व नजर आ रहा है भाइयों, नजर आ रहा है। सीआर का मतलब क्या है, पेरेंट कंपनी की पूरी रिटेन अर्निंग और एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग का शेयर। तो दिमाग से सोचो, पेरेंट कंपनी की पूरी रिटेन अर्निंग सीआर में चली जाती है, पेरेंट कंपनी की पूरी रिटेन अर्निंग सीआर में चली जाती है। तो अगर मैं पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग को 100 रुपए से बढ़ाऊंगा तो सीआर भी 100 रुपए से बढ़ेगा, और पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग को मैं 100 रुपए से कम करूंगा तो सीआर भी 100 रुपए से कम हो जाएगा। अगर मैं पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग को 100 रुपए से बढ़ाऊंगा तो सीआर भी 100 रुपए से बढ़ जाएगा, और अगर मैं पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग को 100 रुपए से कम करूंगा तो सीआर भी 100 रुपए से कम हो जाएगा पक्का। तो पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग का सीआर से डायरेक्ट रिश्ता है, खत्म खत्म बस।
लेकिन एस कंपनी का ये मामला नहीं है। एस कंपनी की रिटेन अर्निंग कुछ देखो, कुछ यहाँ जाती है 30%, यहाँ जा रही है देखो एनसीए में, ये देखो 30% एनसीए में जा रही है, बाकी 70% सीआर में जा रही है। यानी अगर मैं एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग को छेड़ूंगा, मैं एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग को छेड़ूंगा, तो थोड़ा इफेक्ट सीआर पे पड़ेगा, थोड़ा एनसीए पे पड़ेगा। नहीं समझे? मैं फिर बोल देता हूँ, कोई मसला नहीं, आप सुने आराम से। बेटा, पेरेंट कंपनी की पूरी रिटेन अर्निंग सीआर में जाती है। तो अगर मैं पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग को 100 से बढ़ाऊंगा तो सीआर भी 100 से बढ़ेगा, और पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग को 100 रुपए से कम करूंगा तो सीआर भी 100 रुपए से कम हो जाएगा। सही है? लेकिन एस कंपनी की रिटेन अर्निंग का ये मामला नहीं है। मैं एस कंपनी की रिटेन अर्निंग थोड़ी सीआर में जाती है 70-80%, और थोड़ी एनसीए में जाती है। तो अगर मैं एस कंपनी की रिटेन अर्निंग को छेड़ूंगा तो थोड़ा इफेक्ट सीआर पे पड़ेगा और थोड़ा एनसीआई पे पड़ेगा। सही है? पक्का? हाँ। अच्छा, देखो, कंसोलिडेशन जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, इसको पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं कुछ आपको नॉलेज अपग्रेड कर रहा हूँ। एक इसका तरीका होता है डबल एंट्री वाला। कुछ टीचर्स इसे डबल एंट्री से पढ़ाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 या 4 साल डबल एंट्री से पढ़ाया है, बहुत पहले 2010 से पहले मैं डबल एंट्री से पढ़ाता था पूरा कंसोलिडेशन। ये एक तरीका होता है। एक दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं बीपीपी अप्रोच, जो बीपीपी की किट में हुआ है। और एक तीसरा तरीका होता है नेट एसिड अप्रोच, जो कैप्लिन की किट में हुआ है। इस वक्त जो मैं कई सालों से आपको ये कंसोलिडेशन पढ़ा रहा हूँ, मैं नेट एसिड अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ। नेट एसिड अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ। जिस अप्रोच से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो नेट एसिड अप्रोच है। तो 3 तरीके होते हैं कंसोलिडेशन के पूरी दुनिया में पढ़ाने के। एक डबल एंट्री अप्रोच, एक बीपीपी अप्रोच, और एक नेट एसिड अप्रोच जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। सर आप नेट एसिड अप्रोच से क्यों पढ़ा रहे हैं? मैंने तीनों अप्रोचेस से पढ़ा है अपनी लाइफ में, तीनों से पढ़ा है, खूब एक्सपेरिमेंट कर लिए। नेट एसिड अप्रोच वो तरीका है जिससे सवाल 10 मिनट पहले हो जाता है। जो दूसरी अप्रोच में 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, इसमें 10 मिनट कट जाते हैं आपके। तो 10 मिनट एग्जाम में इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। 10 मिनट की कीमत होती है यार एग्जाम के अंदर। ठीक है? तो मेजॉरिटी ट्रेनर्स अब आजकल दुनिया भर के नेट एसिड अप्रोच को ही फॉलो करते हैं। ठीक है? तो अब मैं आपको एक दो चीजें और आपको बताना है, आपकी डिक्शनरी में ऐड करना चाहता हूँ। आइए, इससे पहले कि मैं जरा आगे लेक्चर दूं, पहले कोई बेसिक आपको बेसिक से खेल रहा हूँ। ये देखिए बेटा, ये आपको एक्विजिशन डेट का डब्बा है। ये डब्बे हमें बार बार बनाने होंगे। ये एक्विजिशन डेट का डब्बा है, और ये है रिपोर्टिंग डेट का लेटेस्ट से। वही आप जो बार बार नहीं कर रहे थे। इधर ओएससी है 10,000, तो इधर भी ओएससी 10,000 होगा। हाँ, इधर रिटेन अर्निंग है 10,000, तो इधर रिटेन अर्निंग हो गई है लेटेस्ट से 40,000। अब मुझे बताएं इन दोनों पैकेट में कितना फर्क है? एक तरफ 50 है, एक तरफ 20 है। तो एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग आई है ₹30,000। नजर आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग 30,000 नजर आ रही है भाई? जवानों जवानों, जागो जागो जवानों। अब सुनो, हुआ ये, कैस कंपनी वालों को, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, मैं बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, समझ लो। एस कंपनी वालों ने 1,000 रुपए का एक्सपेंस बुक करना था पोस्ट पीरियड में। पोस्ट पीरियड में एस कंपनी वालों ने 1,000 रुपए का एक्सपेंस बुक करना था। एक्सपेंस बुक करना भूल गए, एक्सपेंस बुक करना ही भूल गए। तो जब एस कंपनी वाले एक्सपेंस बुक करना भूल गए तो एस कंपनी के पोस्ट प्रॉफिट्स 1,000 से बढ़ गए होंगे। एक्सपेंस बुक करना भूले तो पोस्ट प्रॉफिट्स 1,000 से बढ़ गए होंगे। तो अब पोस्ट प्रॉफिट्स बढ़ गए होंगे तो पोस्ट रिटेन अर्निंग भी बढ़ गई होगी 1,000 रुपए से। तो अब सही करने के लिए एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग को 1,000 रुपए से कम कर देना चाहिए। अब सही करने के लिए एस कंपनी की सही करने के लिए सही करने के लिए एस कंपनी की, आवाज आ रही है सही? मेरे हाथ से गलती से एक बटन दब गया था। आवाज आ रही है? हेलो? सही है, गलती से मैंने वो ऑफ का बटन दबा दिया था, मेरे ऊपर हाथ रख दिया था, सॉरी। यहाँ देखें,
एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग को मैं 1000 से कम कर दूं, क्योंकि सीधी बात है, मैं फिर बोल देता हूँ, सॉरी यार, एस कंपनी वाले पोस्ट पीरियड में एक एक्सपेंस बुक करना भूल गए, तो एस कंपनी के प्रॉफिट्स 1000 रुपए से बढ़ गए। तो जब एस कंपनी के पोस्ट प्रॉफिट्स 1000 रुपए से बढ़ गए, तो एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग भी 1000 से बढ़ गई। तो अब सही करने के लिए कम कर दूं, तो जब कम करूंगा तो ये 29 हो जाएगी ना, कितनी हो जाएगी 29, पक्का। तो सही करने के बाद एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है 29, कितनी आ रही है 29, देख लिया ये नंबर। अब देखो एक और टेक्निक सिखाता हूं तुम्हें मजेदार, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जो चीज भी सामने देखो सब, जो चीज भी तुम्हें एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग से लेस करनी हो ना, वो चीज तुम यहाँ क्लोजिंग नेट एसेट के डब्बे से लेस कर देना। जो चीज भी तुम्हें एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग से लेस करनी है, वो क्लोजिंग नेट एसेट के डब्बे से लेस कर देना। कर दिया, इधर देखो यहां से कर दिया। तो ये 10 और 40, 10 और 40, 50, 50 माइनस 1 कितना होता है 49, और ये है 20,000। अब बताओ 49 और 20 में कितना फर्क है 29, खुद ब खुद इफेक्ट आ गया, खुद ब खुद ये एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग 29 हो गई, खुद ब खुद ये एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग 29 हो गई। नहीं समझे, यही तो नेट एसेट अप्रोच है कि अब अगर आज के बाद आपको एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग में से कुछ भी एडजस्ट करना हो ना, आज के बाद आपको कभी भी एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग में कुछ भी एडजस्ट करना हो ना, तो वो क्लोजिंग नेट एसेट के पैकेट में एडजस्ट कर देना। बस वही इफेक्ट क्लोजिंग नेट एसेट में ले लेना, खुद खुद ब खुद चीजें सही हो जाएंगी, खुद ब खुद बेटा चीजें सही हो जाएंगी, बेफिक्र बेफिक्र, यकीन करो, बिल्कुल सच। सही है, ओके। अब इसके बाद सुनिए, अब मैं आपको करा रहा हूँ P2S सेल, P2S सेल। आइए, बचपन में भी आपने पढ़ी हुई है, यहाँ भी अब आपके सामने पेश करते हैं, सुने। मैं लिख रहा हूँ पहले, यहाँ इंटर कंपनी सेल्स ऑफ इन्वेंटोरी, इन्वेंटोरी। अब पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आपस में माल एक दूसरे को बेचेगी, P2S सेल यहाँ लिखा देखो। समझा रहा हूँ अभी बेटा, अभी समझा रहा हूँ। समझा रहा हूँ अभी, ठहरो। एक मिनट, यहाँ ठहरे।
चलो बेटा आइए मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इंटर कंपनी सेल्स, प्लीज ये आप अपनी लाइफ में आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं, गारंटीड दूसरी बार पढ़ रहे हैं। एक बार तुमने F3 में पढ़ा था, गारंटीड दूसरी बार पढ़ रहे हो, एक बार तुमने ये F3 में अपनी लाइफ में पढ़ा हुआ है। सुनो बेटा, पेरेंट कंपनी ने कुछ गुड्स, बेटा पूरी फिल्म देखें, पूरी फिल्म अपने सामने देखें। पेरेंट कंपनी ने कुछ गुड्स खरीदी थी 200 रुपए की, पेरेंट कंपनी ने कुछ गुड्स खरीदी 200 रुपए की और एस कंपनी को बेची 500 की। इसका मतलब एस कंपनी ने खरीदी 500 की, लेकिन ईयर एंड पर एस कंपनी ने आगे नहीं बेची, ईयर एंड पर एस कंपनी ने आगे नहीं बेची, ईयर एंड पर एस कंपनी ने आगे नहीं बेची, ईयर एंड पर एस कंपनी ने आगे नहीं बेची। ओके, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट पेरेंट कंपनी को तो हो गया, पेरेंट ने 200 का माल एस को बेच दिया, लेकिन ग्रुप के नुक्ता नजर से, प्लीज सुने, ग्रुप के नुक्ता नजर से ये गुड्स, ये प्रॉफिट अनरियलाइज है, ये प्रॉफिट नहीं हुआ। ग्रुप के नुक्ता नजर से दिस इज नॉट अ प्रॉफिट। ये ऐसा ही है कि मैं गुड्स खरीद के अपने इस ऊपर वाले जेब में डालूं, मैं गुड्स खरीद के अपने इस ऊपर वाले जेब में डालूं और फिर इस जेब से नीचे वाले जेब को बेचूं और अंदर ही अंदर अपने आप को बेचता रहूं, इस पॉकेट से इस पॉकेट, इस पॉकेट से इस पॉकेट। तो ये प्रॉफिट बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट थोड़ी है। हाँ प्रॉफिट तो तब होगा जब गुड्स बाहर बेचूंगा, बाहर बेचूंगा। हाँ, तो दिस प्रॉफिट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप। बच्चे ने कहा समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने कुछ बच्चों को इस ग्रुप में दी हुई भी होगी जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मुझसे F3 पढ़ा है। सुने यार, ये हमारी फैमिली है, मेरे एक बड़े भाई हैं सुभान बिरचा वाला, शायद आप लोग ने सुना होगा। सुनो, लेट अस से सर सुभान मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरी कुछ गुड्स खरीदी 1 लाख रुपए की, उन्होंने कुछ गुड्स खरीदी 1 लाख रुपए की और उन्होंने वो गुड्स मुझे बेच दी 1 करोड़ रुपए की, उन्होंने वो गुड्स मुझे बेच दी 1 करोड़ की। उन्होंने खरीदी 1 लाख की सर सुभान ने और मुझे बेच दी 1 करोड़ रुपए की, तो 99 लाख का प्रॉफिट हुआ ना सर, सुभान को 99 लाख का प्रॉफिट हुआ। ईयर एंड पर ये गुड्स अब मेरे पास ही पड़ी है, ईयर एंड पर ये गुड्स अब मेरे पास ही पड़ी है। मेरे अब्बा ने हमारी परफॉर्मेंस चेक करते थे, अब्बू जो है ना हमारे बाबा, वो हमारी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, समझ लो हर साल। तो उन्होंने सर सुभान से पूछा तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ, तो उन्होंने बोला मैंने तो 99 लाख का प्रॉफिट हुआ है मुझे। बोला मैंने 1 लाख की गुड लेके मुस्तफा को, अपने भाई को 1 करोड़ में बेच दी। तो बड़े हैरान हुए, फिर मेरी तरफ आए, मुझे बोला तुमने क्या ये गुड्स आगे किसी को बेची? मैंने कहा नहीं, मैं बस अपना एक दूसरे को ही बेचते रहते हैं। तो बोला यार इस दिन के लिए तुम लोग को पढ़ाया था, दिमाग खराब है। बोला जब तक तुम आगे नहीं बेचोगे, किसी और को गुड्स नहीं पहनाओगे, ये प्रॉफिट फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से रियलाइज नहीं हुआ, ये प्रॉफिट फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से रियलाइज नहीं हुआ, ये प्रॉफिट फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से रियलाइज नहीं हुआ है। दिस प्रॉफिट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का नामो निशान मिटाना होगा, इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का नामो निशान मिटाना होगा, राइट? ओके, तो अभी मैं इस यूआरपी को रिमूव करता हूँ, 1 मिनट ठहरे, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। अब तो बेटा इस अनरियलाइज प्रॉफिट का नामो निशान, इस अनरियलाइज प्रॉफिट का नामो निशान मिटाना है, सही है? तो बेटा अनरियलाइज प्रॉफिट का नामो निशान कैसे मिटाएंगे, आइए बड़ा सुकून से तरीके से पढ़ें, तरीके से सब याद आएगा इंशाल्लाह। बताओ सेल किसने किसको की है? P2S सेल हुई है, सुनो। तो पी कंपनी ने गुड्स खरीदी थी 200 रुपए की और एस को बेची थी 500 की। पी ने गुड्स खरीदी थी 200 की और एस को बेची थी 500 की। इसका मतलब पी कंपनी ने, तवज्जो, पी कंपनी ने अपने इंडिविजुअल पीएनएल में, पी कंपनी ने अपनी इंडिविजुअल पीएनएल में सेल्स बुक की होगी 500 की और कॉस्ट 200 रुपए की बुक की होगी। इसका मतलब पी कंपनी ने 300 रुपए का ये अनरियलाइज प्रॉफिट पी कंपनी की बुक्स में होगा ना। P2S सेल हो रही है, सोचो जब P2S सेल हो रही है तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट पी कंपनी का होगा ना। हाँ हाँ जी, अनरियलाइज प्रॉफिट पी की बुक्स में होगा ना, तो पी की बुक्स के रास्ते पी के प्रॉफिट्स में आ गया होगा और पी के प्रॉफिट्स के रास्ते पी की रिटेन अर्निंग में आ गया होगा, तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट पी की रिटेन अर्निंग में शामिल होगा। ये अनरियलाइज प्रॉफिट पी कंपनी की रिटेन अर्निंग में शामिल होगा। और जब ये पी कंपनी की रिटेन अर्निंग में शामिल होगा, अभी पढ़ाया था, अभी पी कंपनी की पूरी रिटेन अर्निंग सीआर में चली जाती है, पी कंपनी की पूरी रिटेन अर्निंग सीआर में चली जाती है।
तो ये सीआर में आ गया होगा। तो बस इस यूआरपी को, यूआरपी का फुल फॉर्म है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को सीआर से निकाल देना, खत्म, ये उठा क्लैश करना, गया गया गया। नहीं समझे, नहीं समझे, मैं फिर बोलता हूँ। फिर सोचो, जब P2S सेल हुई है तो जो भी यूआरपी होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो पेरेंट ने बुक किया होगा, तो वो पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में होगा। तो पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट के रास्ते पी कंपनी के प्रॉफिट्स में आ गया होगा, और पी कंपनी के प्रॉफिट्स के रास्ते पी कंपनी की रिटेन अर्निंग में आ गया होगा, और पी कंपनी की रिटेन अर्निंग के रास्ते सीआर में आ गया होगा, तो सीआर से निकाल देना। तो अब देखो स्टेप पढ़ो, इसका स्टेप लिख दिया मैंने, देखो यूआरपी इज डिडक्टेड फ्रॉम सीआर, यूआरपी इज डिडक्टेड फ्रॉम सीआर, एंड एक और जगह से भी आपने निकालना होगा। इधर देखो, इधर देखो, आराम से मजे से पढ़ाता हूँ। एक और जगह से, जब पी ने एस को महंगा माल बेचा है, जब पी ने एस को महंगा माल बेचा है, तो इसका मतलब एस ने महंगा माल खरीदा है, तो एस कंपनी की इन्वेंटरी, एस कंपनी की इन्वेंटरी के अंदर भी तो यूआरपी शामिल होगा, एस कंपनी की इन्वेंटरी के अंदर भी तो यूआरपी शामिल होगा। सर कैसे? देखो इधर, एस कंपनी की ईयर एंड पे ये इन्वेंटरी 500 की नजर आ रही है, ये 500 बना कैसे? 2 + 3, ये 500 बना है 2 + 3, 200 + 300 करके। इसका मतलब इस 500 के अंदर, इस 500 के अंदर 300 का यूआरपी शामिल है, इस 500 के अंदर 300 का यूआरपी शामिल है। तो ईयर एंड पर इसमें से भी ये 300 निकाल देना, ये 300 निकाल देना, तो ये इन्वेंट्री 200 पे आ जाएगी। ईयर एंड पर इसमें से भी ये 300, इन्वेंट्री में से भी 300 निकाल देना, तो ये 200 पे आ जाएगी, ये 200, ये 200 पे आ जाएगी, ये 200 पर आ जाएगी। ओके, राइट, डन है। जी, बच्चे ने कहा एक और इसकी लॉजिक दें, इन्वेंट्री की एक बड़ी जबरदस्त लॉजिक है। चलो बेटा, अपने चैप्टर का नाम क्या है? हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम पता है क्या है? ग्रुप अकाउंट्स। क्या नाम है अपने चैप्टर का? नाम है ग्रुप अकाउंट्स। और ग्रुप का मतलब ये डब्बा, सब देखो इधर, ग्रुप का मतलब ये डब्बा। हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं इस ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं इस ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। देखते रहें। अब बताएं, ग्रुप के अंदर ये गुड्स कितने में एंटर हुई थी? ग्रुप के अंदर ये गुड्स 200 रुपए की एंटर हुई थी, ग्रुप के अंदर ये गुड्स 200 रुपए में एंटर हुई थी, यानी ग्रुप के नुक्ता नजर से, ग्रुप के नुक्ता नजर से इन गुड्स की कीमत खरीद 200 रुपए थी। ग्रुप के नुक्ता नजर से खरीद 200 थी ना, तो जब ग्रुप अकाउंट्स बनेंगे तो ये इन्वेंट्री 200 की नजर आनी चाहिए ना। देखो, तो जब तुम 500 में से 300 लेस करोगे तो 200 ही तो आ जाएगा। हाँ, तो ग्रुप के हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा ना, ग्रुप के हिसाब से 200 का ही हो जाएगा ना भाई। और आपने वैसे भी IS2 जिंदगी में पढ़ा है, इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो भाई 500 और 200 में से लोअर तो 200 ही है ना, कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है ना इन्वेंटरी। तो ग्रुप की कॉस्ट 200 है, ग्रुप की कॉस्ट 200 है भाई, क्या हो गया? सही। तो बेटा देखो, ये अभी सिर्फ मैंने P2S सेल आपके सामने की और इसका ये स्टेप क्या है? URP इज डिडक्टेड फ्रॉम CR एंड ग्रुप इन्वेंट्री, URP इज डिडक्टेड फ्रॉम CR एंड ग्रुप इन्वेंट्री। अब मैं आपको S2P सेल करा रहा हूँ, ये देख लो भाई, सब बच्चे एक बार देख लो, P2S सेल देख लो एक बार फिर, ये देख लो। अब मैं S2P सेल समझा रहा हूँ और इसमें फिर वापस से वही रिपीट करूंगा, वापस से रिपीटेशन होगी, देख लें, वही चीज वापस से पढ़ाता हूँ। चलो, S2P सेल, वही फिल्म पूरी वापस से सुना रहा हूँ, देखो यहाँ, लेकिन एस कंपनी पे रख के सुना रहा हूँ।
अब एस कंपनी ने गुड्स खरीदी 200 रुपए की और पी को बेची 500 की। इसका मतलब पी ने खरीदी 500 की, लेकिन पी ने ईयर एंड तक आगे नहीं बेची, नॉट सोल्ड, ठीक है, टू एनी थर्ड पार्टी। अब खुद सोचो भाई, जब एस ने पी को तो बेच दिया लेकिन पी ने आगे नहीं बेचा, तो ये गुड्स ग्रुप से बाहर नहीं गई, ये गुड्स ग्रुप से बाहर नहीं गई, तो दिस प्रॉफिट इज अनरियलाइज फ्रॉम द ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू। तो अनरियलाइज प्रॉफिट का नामो निशान मिटाना होगा बेटा, लाजमी मिटाना होगा। आइए मिटा देते हैं नामो निशान, देखें कैसे। इस बार एस टू पी सेल हुई है, तो जो भी सेल्स बुक की होगी वो एस कंपनी ने बुक की होगी, हाँ भाई, और एस कंपनी ने अपनी इंडिविजुअल बुक्स में कॉस्ट बुक की होगी 200 रुपए की, तो 300 रुपए का प्रॉफिट बुक किया होगा। हाँ हाँ जी, ये प्रॉफिट तैरता तैरता एस कंपनी के पैट में आ गया होगा और यहां से चले गया होगा ये एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग में, ये यहां चले गया होगा। सही है, ओके। देख लो, ये देख लो, मैं स्टेप लिख रहा हूं, इसका बताता हूं तुम्हें। चलो इधर देखो, सामने देखो, सामने देखो और मेरी तरफ पूरी तवज्जो डाल दो अपनी। इस बार सेल हुई एस टू पी सेल हुई है, तो जो भी प्रॉफिट होगा, यानी जो सारा का सारा प्रॉफिट ही अनरियलाइज है ना, तो जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट होगा एस कंपनी ने बुक किया होगा ना, क्योंकि सेल एस टू पी हुई है। तो एस कंपनी ने अपनी इनकम स्टेटमेंट में सेल्स भी बुक की होगी 500 की, कॉस्ट भी बुक की होगी 200 की। इसका मतलब एस कंपनी ने 300 रुपए का ये अनरियलाइज प्रॉफिट बुक किया होगा। ये प्रॉफिट तैरता 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 एस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आ गया होगा और वहां से तैरता तैरता एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग में आ गया होगा, क्योंकि टेक ओवर के बाद ये सेल होती है, टेक ओवर के बाद ये सेल होती है। तो एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग में, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग में ये अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया होगा, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग में ये अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया होगा। सोचो, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग में ये अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया होगा भाई। तो इस बार ये अनरियलाइज प्रॉफिट एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग में शामिल होगा। सुकून से मेरी तरफ आओ। तो मुझे एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग को कम करना चाहिए ना, मुझे एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग को कम कर देना चाहिए ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये भी अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि जो चीज भी एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग से लेस करनी है, वो क्लोजिंग यानी रिपोर्टिंग डेट के एस कंपनी के नेट एसेट में से लेस कर दो, खुद ब खुद इफेक्ट पहुंच जाएगा। जो भी चीज एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग में से लेस करनी है, वो क्लोजिंग नेट एसेट के पैकेट में से लेस कर दो, खुद ब खुद इफेक्ट आ जाएगा। तो ये देखो, URP is deducted from S company's reporting date net asset, याद है वो पैकेट, एंड ग्रुप इन्वेंट्री, एंड ग्रुप इन्वेंट्री, वो स्टेप वही, आ जाओ यार। जब एस ने पी को 200 की चीज 500 की बेची, 200 की चीज 500 की बेची, इसका मतलब पी ने 500 की खरीदी, तो ईयर एंड पर पी कंपनी की इन्वेंट्री भी तो 500 की नजर आ रही होगी ना। ईयर एंड पर पी कंपनी की इन्वेंटरी भी तो 500 की नजर आ रही होगी, और उस 500 के अंदर 300 का अनरियलाइज प्रॉफिट शामिल है। तो आप इसमें से निकाल दें URP, इसमें से ईयर एंड की इन्वेंट्री में से भी निकाल देना, तो वो 200 पे आ जाएगी। और 200 पे आना बिल्कुल सही अकाउंटिंग है, 200 पे लाना बेहतरीन अकाउंटिंग है यार, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम ही ग्रुप अकाउंट्स है, अपने चैप्टर का नाम ही ग्रुप अकाउंट है। और ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से इन गुड्स की, इन इन ये गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 200 रुपए, तो 200 रुपए पे नजर आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये देख लें, ये S2P सेल है, ये S2P सेल आपके सामने है।
P2S सेल का एक बंदा सवाल कर रहा है बेटा, उसमें देखो उसमें CR से लेस होता है, देखो ये देखो उसमें CR से लेस होता है, डायरेक्ट कंसोलिडेटेड रिजर्व से लेस होता है। मैं एक छोटे से और रिकैप देता हूँ। चलो यार देखो P2S सेल, सोचो फिर सब मिलके सोचो, जब P2S सेल होगी तो जो भी URP होगा वो P ने बुक किया होगा, P ने तो P कंपनी के प्रॉफिट्स में होगा URP, तो P कंपनी की रिटेन अर्निंग में चले गया होगा, और P कंपनी की रिटेन अर्निंग के रास्ते CR में चले गया होगा, तो CR से निकाल देना, पूरा CR से निकाल देना। और जब S2P सेल होगी तो जो भी URP होगा वो S कंपनी ने बुक किया होगा, तो S कंपनी के प्रॉफिट्स में होगा, तो S कंपनी की रिटेन अर्निंग में होगा, तो S कंपनी का जो रिपोर्टिंग डेट का नेट एसेट का डब्बा होता है ना, उसमें से लेस कर देना, खुद ब खुद सही हो जाएगी पोस्ट रिटेन अर्निंग, खत्म। और दोनों केसेस में ग्रुप इन्वेंट्री तो कम होगी, दोनों केसेस में ग्रुप इन्वेंट्री तो कम होगी। कर लिया? हाँ अब मैं तुम्हें एक दो बिल्कुल छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, फिर क्लास ऑफ कर दूंगा। सुनो बेटा, जब तुम लोग छोटे थे ना तो तुम्हें अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना भी टीचर्स ने सिखाया था। और वो कैसे सिखाया था? इस बार तो सारा का सारा प्रॉफिट मैं अनरियलाइज ले रहा था, इस एग्जाम्पल में तो सारा का सारा प्रॉफिट मैं अनरियलाइज ले रहा था, सारा का सारा प्रॉफिट मैं क्या ले रहा था? अनरियलाइज ले रहा था। सुनो यहाँ देखो बेटा, आपको एक चीज पता है, इन्वेंट्री किस नियत से ली जाती है? इन्वेंट्री कौन सा एसेट होता है? इन्वेंट्री बेचने की नियत से ली जाती है, इन्वेंट्री बेचने की नियत से ली जाती है। तो इन्वेंट्री जिस दिन बिकती है उस दिन हमें फायदा पहुंचाती है, आपको पता है। इन्वेंट्री जैसे जैसे बिकती है वैसे वैसे फायदा पहुंचाती है, ठीक है। चलो अब इधर मैं आपको यूआरपी निकालना भी सिखाता हूँ। लेट अस से एक छोटी सी मिसाल है, पेरेंट कंपनी ने कुछ गुड्स खरीदी थी 200 रुपए की, और एस कंपनी को बेच दी थी लेट अस से 1000 रुपए में, सही है। तो हमेशा सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। कैलकुलेट क्या? हमेशा पहला स्टेप होता है कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट, सही है। तो बताओ 200 का माल 1000 में बेच दिया, तवज्जो तवज्जो इधर, तवज्जो इधर, तवज्जो इधर। 200 का माल 1000 में बेचा तो टोटल नफा कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 रुपए हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 रुपए। 200 का माल 1000 रुपए में बेच दिया तो टोटल प्रॉफिट 800 रुपए हुआ। सॉरी यार, क्या बोल रहा हूँ। पेरेंट कंपनी ने इस कंपनी को 200 का माल 1000 में बेचा तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 800। अब सुनना, लिखा हुआ ईयर एंड पर 100% गुड्स यहाँ बच गई हैं और 0% आगे बिकी हैं। ईयर एंड पर सारी की सारी गुड्स बच गई हैं और कुछ भी आगे नहीं बिकी हैं, तो इसका मतलब ईयर एंड पर सारा का सारा प्रॉफिट अनरियलाइज होगा, यानी 800 इज योर यूआरपी। 800 इज योर यूआरपी। 800 इज योर यूआरपी। ये केस नंबर 1 था, सही है। केस 2 सुनो, इधर देखो, इधर देखो, लिखा हुआ होगा कि ईयर एंड पर 70% गुड्स बच गई हैं। ईयर एंड पर 70% गुड्स बच गई हैं, इधर देखें, और 30% गुड्स आगे बिक गई हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने परसेंट गुड्स आगे गई होंगी उतने परसेंट प्रॉफिट रियलाइज हो गया होगा, और जितने परसेंट गुड्स नहीं बिकी होंगी उतने परसेंट अनरियलाइज होगा। तो टोटल प्रॉफिट 800 है, 800 का 70% निकाल लो, ये आ जाएगा 560 योर यूआरपी। ये आया यूआरपी, सही है। तो यूआरपी निकालना तुम्हें बचपन में टीचर्स ने सिखाया है। यूआरपी निकालना आप लोग को बचपन में टीचर्स ने सिखाया है। तो हमेशा फॉर यूआरपी you need to calculate total profit first. For URP you need to calculate total profit first, सही है। First calculate total profit and then multiply the percentage inventory which is unsold, के कितने परसेंट गुड्स नहीं बिकी हैं, कितने परसेंट गुड्स। तो जितने फीसद गुड्स नहीं बिकी होगी उतने फीसद प्रॉफिट अनरियलाइज होगा, सही है। तो इस तरह आप लोग यूआरपी निकालते थे, ठीक है। थोड़ी सी एक दो इशारे और देता हूँ। मार्कअप और मार्जिन भी आना चाहिए आपको, मार्कअप और मार्जिन भी आना चाहिए आपको, मार्कअप और मार्जिन भी
आना चाहिए आपको, मार्कअप और मार्जिन भी आना चाहिए। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है ना, मार्कअप, मार्जिन, एससीपी, वो सब आना चाहिए इस टॉपिक के लिए। अच्छा जी, ये आज एक पहली क्लास थी, बिल्कुल बेसिक क्लास थी, थोड़ी सी बुनियादें बनाई हैं। मैं बहुत सारी क्लासेस लूंगा कंसोलिडेशन की, लेकिन यार मैं जितनी मेहनत कर लूँ, इन रिटर्न नहीं करोगे तो हम सब जाया हो जाएगा, सारी पानी हो जाएगा। यानी टीचर एक ही होता है और कुछ बच्चों की पोजीशन आ रही होती है, कुछ फेल हो रहे होते हैं। तो बेटा अब आप लोग को टाइम देना होगा यार। अब अप्रैल ऑलमोस्ट एंड पे आ गया यार, तो अप्रैल एंड है और फिर मई का मंथ है आपके पास, और उसमें भी रमजान है। तो बेटा अब थोड़ा सा अब आप लोग फाइनल अकाउंट दिन रात करो। सबसे पहले इस हफ्ते फाइनल अकाउंट को निपटा दो, दफना दो भाई। पढ़ो यार, टाइम तो देना पड़ेगा आपको, सही। और फिर कंसोलिडेशन भी साथ साथ रिवाइज करें, क्योंकि आप लोगों का ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है यार। दूसरे बच्चे बेचारे इधर हीट वेव में धूप में आते हैं, 1.5-2 घंटे लगा के आते हैं यार। तुम्हारा वो टाइम बच रहा है यार, तो तुम टाइम दो, थोड़ा जहन बनाओ, अपना माइंड बनाओ यार। क्लास के बाद बैठा करो, फिर रिवाइज करा करो। मैं फाइल भेजता हूँ, फिर पढ़ो, सही। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और अब मैं शायद क्लासेस भी कुछ बढ़ाऊंगा भी, ठीक है। और ये हम सबके बेनिफिट में बेटा, ये म्यूचुअल बेनिफिट में आपको पढ़ना है, अच्छा एक एक चीज करनी है, ठीक है। चलो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।